स्वागत है दोस्तों जेएस नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा है रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी थ्रिल। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। शिविर को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था क्योंकि 4 में से 3 परजीवी खत्म हो चुके थे। तीसरा नया हिस्सा उन लोगों के लिए था जो ठीक हो चुके थे, ताकि इलाज के किसी भी दुष्प्रभाव का आसानी से पता लगाया जा सके। अब दूसरे हिस्से में केवल कुछ ही तंबू थे, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा सका। बचे हुए लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें आखिरकार अपने बिस्तर से उठने की आज़ादी मिल गई थी और दर्द अब उनके जीवन का हिस्सा नहीं रहा था। गारित की मौत के बाद, दिव्यांश को तुरंत वरेग्रेव के तंबू में बुलाया गया। किलियान ने उसे बताया था कि गारित, कांद्रिया की एक बड़ी हस्ती था। एक मामूली उकसावे पर, गवाहों के सामने, उसे इस तरह मार देना एक गलती हो सकती थी। लेकिन अगर जरूरत पड़ती तो दिव्यांश ये गलती दोबारा खुशी से दोहराता। उसे गारित सिटी कभी पसंद नहीं आया था, और जिस तरह से वह उसे ठीक करने वाले एकमात्र व्यक्ति पर हमला करने के लिए तैयार था, वह इस बात का सबूत था कि वह कितना खतरनाक था। दिव्यांश ने कभी किसी दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ा था, क्योंकि इसका मतलब था उसे बाद में हमला करने का मौका देना। उसका चेहरा और पोशाक, दोनों छुपे होने के कारण, पूरे शिविर में केवल 2 लोग ही उसकी पहचान जानते थे। यहाँ तक कि अगर पहरेदारों ने रिश्वत लेकर भी कांद्रिया के भाड़े के सैनिकों को गारित के साथ हुई घटना के बारे में बता दिया, तो भी वे दिव्यांश को ढूंढ नहीं पाते। एकमात्र समस्या वरेग्रेव था, जो नियमों का बहुत पक्का था और शायद उसे डांटना चाहता था। हालांकि, दिव्यांश चिंतित नहीं था, क्योंकि वह इस संकट में एक बड़ी भूमिका निभा रहा था। अगर बात बिगड़ती तो वह अपनी सेवाओं के बदले में एक पूर्ण क्षमादान मांग सकता था। राज्य उसका ऋणी था, और वह अपनी सेवाओं को सस्ता नहीं बिकने देता। पर वास्तविकता अलग थी। दिव्यांश, भगवान का शुक्र है तुम ठीक हो। कर्नल उसकी हालत जानने के लिए इतना उत्सुक था कि उसने दिव्यांश को अपना मुखौटा और दस्ताने हटाने का भी इंतजार नहीं किया। मुझे जो हुआ उसके लिए बहुत खेद है। इन सैनिकों को कुलीन वर्ग का होना चाहिए था, फिर भी उन्होंने बहुत धीरे प्रतिक्रिया दी। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें कड़ी फटकार मिले, और उनके व्यक्तिगत रिकॉर्ड में उनके खराब फैसले का उल्लेख किया जाए। जब वरेग्रेव को यकीन हो गया कि दिव्यांश को एक खरोंच भी नहीं आई है, तो वह राहत की सांस लेकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब मेरी गलती है, दिव्यांश ने जवाब दिया। मुझे उनके चरित्र और मुझे जो खबर देनी थी, उसे देखते हुए उनकी प्रतिक्रिया का अनुमान लगाना चाहिए था। इससे पहले उन्होंने हमेशा ठीक से व्यवहार किया था, इसलिए हम सभी ने अपनी चौकसी कम कर दी। सैनिकों ने बस मेरे निर्देशों का पालन किया, मुझे अपने मरीजों के आसपास स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए जगह दी। मैं तुम्हारी समझ की सराहना करता हूँ, वरेग्रेव ने सिर हिलाया। लेकिन तुम एक वैद्य हो, और तुम अपना काम शानदार ढंग से कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी तरफ से ऐसी चूक समझ में आती है। इसके बजाय, जिन पुरुषों को मैंने तुम्हारी सुरक्षा में लगाया था, वे पेशेवर हैं, उनका एकमात्र काम तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करना था, और वे असफल रहे। भले ही वे दिनचर्या के आदी हो गए हों, भले ही उन्हें सबसे उबाऊ काम दिया गया हो, उन्हें हमेशा चौकस रहना चाहिए। उन्हें अनुशासित होने की आवश्यकता है, अगली बार वे इतने भाग्यशाली नहीं हो सकते थे। अगर कुछ भी होता, तो मैं उनका सिर मांगता, क्योंकि मुकुट मेरा है। वरेग्रेव ने एक सेकंड के लिए किलियान की ओर देखा, जिसमें फटकार और चिंता का मिश्रण था। रानी के उग्र स्वभाव को देखते हुए, उसके पुराने दोस्त का जीवन भी खतरे में हो सकता था। यदि पहरेदार दोषी थे, तो किलियान की स्थिति और भी खराब थी, क्योंकि वह उनका पर्यवेक्षक था। क्या एक गिल्ड मास्टर को मारने के लिए मेरे लिए कोई परिणाम होंगे? दिव्यांश वरेग्रेव की परवाह से थोड़ा चकित था। हे भगवान, नहीं। मार्शल कानून के तहत एक क्षेत्र में एक सैन्य अधिकारी पर अकेले हमला करना एक अपराध है, जिसे मृत्युदंड से दंडित किया जाता है। तुम्हारी भूमिका को देखते हुए, वह बहुत आसान था। हम उसे फांसी से पहले कुछ घंटों तक यातना देते, कम से कम। तो इस बैठक की क्या जरूरत थी? मुकुट व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी रिपोर्ट सुनना चाहता है।
वरेग्रेव खड़ा हो गया, नीले संचार रत्न को अपनी मेज के ऊपर रखा, इससे पहले कि वह दूर हट जाए और घुटने टेक दे, जिसका तुरंत दिव्यांश और किलियान ने भी पालन किया। रत्न कुछ ही देर बाद सक्रिय हो गया, जिससे फिर से सिंहासन कक्ष की छवि दिखाई दी। इस बार केवल राजा और रानी ही मौजूद थे। कृपया मुझे बताओ कि तुम्हारे पास अच्छी खबर है, आचार्य दिव्यांश। यह एक अनुरोध के रूप में कहा गया था, लेकिन राजा मैरॉन की आवाज सख्त थी, जिससे यह एक आदेश जैसा लग रहा था। हाँ है। आखिरी परजीवी को छोड़कर, स्थिति कम से कम नुकसान के साथ हल हो गई है। मुझे विश्वास है कि मैंने एक उपचार तैयार किया है जो उसका भी ध्यान रखेगा। ये पहले से ही अंतिम परीक्षण चरण में है। एक बार जब मुझे यकीन हो जाएगा कि कोई दुष्प्रभाव नहीं है, तो इसे प्रोफेसर मंथन को दिया जा सकता है ताकि वह इसे एक ही मंत्र में इकट्ठा कर सकें। मुझे खेद है कि इसमें इतना समय लग रहा है, लेकिन मेरी क्षमताएं सीमित हैं और मुझे हर कदम की दोबारा जांच करने के लिए समय चाहिए। दिव्यांश ने झूठ बोला। उसने उस दिन से 2 संभावित उपचार तैयार किए थे, जब वह पहली बार नानी से मिला था। एकमात्र कारण ये था कि उसने सब कुछ खत्म नहीं किया था और वापस अकादमी में नहीं गया था, ये सुनिश्चित करना था कि सोलस की चिंताएं सच न हों। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। रानी सिल्फा ने हस्तक्षेप किया। तुम्हारे आने के बाद मुश्किल से 2 सप्ताह बीते हैं, फिर भी यह मुकुट की दुर्दशा को निराशाजनक से प्रबंधनीय में बदलने के लिए पर्याप्त था। तुमने प्लेग के स्रोत की पहचान की है, 4 में से 3 परजीवियों के लिए इलाज तैयार करने में मदद की है, और अब तुम सबसे खतरनाक के लिए इलाज भी अकेले प्रदान करने जा रहे हो। मुकुट और साम्राज्य तुम्हारे बहुत ऋणी हैं। आप मेरे योगदान को बढ़ा चढ़ाकर बता रही हैं, महारानी। दिव्यांश ने फिर से झूठ बोला। इलाज ज्यादातर प्रोफेसर मंथन का काम है। मैंने उन्हें पहले वाले के लिए विचार दिया, और फिर मैंने उनके इलाज को तोड़ दिया और उसे संशोधित किया ताकि यह मानस को अवरुद्ध करने वाले परजीवी के अनुकूल हो सके। देखो, मेरे राजा, विनम्र और कुशल, काश हमारे पास उनके जैसे और भी विषय होते। सिल्फा का स्वर हंसमुख था, लेकिन जब उसकी आंखें वरेग्रेव और किलियान से मिलीं, तो वे स्टील की तरह ठंडी थीं, उन्हें उनकी अक्षमता के लिए दोषी ठहरा रही थीं। किलियान ने एक घूंट निगल लिया। रानी को स्पष्ट रूप से दुर्घटना के बारे में पता था, और वह इसे जाने देने के लिए तैयार नहीं थी। हमें अभी तक तुम्हारे इनाम पर चर्चा करनी है, आचार्य दिव्यांश। क्या तुम्हारे मन में कुछ है? हाँ, मैं 2000 सोने के सिक्के चाहूंगा। यह एक ऐसी राशि थी जो उसके परिवार की स्थिति को मध्यम वर्ग तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी, जिससे उसके भविष्य के लैब उपकरण और कुछ अतिरिक्त खरीदने के लिए पर्याप्त बच जाता। बस इतना ही। राजा को आश्चर्य हुआ। क्या तुम एक महान उपाधि पसंद नहीं करोगे? हम तुम्हें आसानी से एक गणना कर सकते हैं। भूमि और वार्षिकी के बीच, तुम बहुत अधिक कमाओगे। क्या मैं स्वतंत्र रूप से बोल सकता हूँ? राजा मैरॉन ने उसके अनुरोध पर सिर हिलाया। फिलहाल राज्य में जो कुछ चल रहा है, पुराने कुलीनों के नए लोगों से लड़ने के साथ, यह मेरे सीने पर एक लक्ष्य पेंट करने जैसा होगा। मेरे पास पहले से ही अकादमी के अंदर और बाहर दुश्मन हैं, और मैं और नहीं चाहता। इसके अलावा, इसका मतलब जिम्मेदारियां होंगी जो 12 साल के बच्चे के रूप में मैं उठा नहीं सकता। मेरे पूरे परिवार को एक नए गांव में स्थानांतरित होना होगा, जहां उनका स्वागत नहीं होगा। वे किसान हैं, महारानी, मुझे यकीन है कि वे सामाजिक समारोहों और कुलीनता में उलझने की तुलना में एक शांत और धीमी गति से जीवन का आनंद लेंगे। मैं खुद भी अभी बहुत छोटा हूं कि मैं अपने भविष्य को पत्थर में सेट कर सकूं। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बनना चाहता हूं या क्या करना चाहता हूं। एक उपाधि स्वीकार करने से यह अधिक दरवाजे बंद हो जाएंगे जो ये खोलेगा। इसके बजाय, पैसा हमेशा उपयोगी होता है, और मैं उनका उपयोग अपने परिवार के जीवन स्तर को धीरे धीरे बढ़ाने के लिए कर सकता हूं, जैसा कि मैंने हमेशा किया है। इसका उल्लेख न करें कि अब एक उपाधि प्राप्त करने से प्लेग में मेरी भागीदारी बहुत स्पष्ट हो जाएगी। भले ही इसे स्थगित कर दिया गया हो, ये बहुत सारे सवाल उठाएगा। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, अगर मुझे एक उपाधि मिलती है, तो मुझे मुकुट के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेने के लिए मजबूर किया जाएगा, जिससे आपको मेरे जीवन में लगातार दखल देने का अधिकार मिलेगा। धन्यवाद, लेकिन नहीं धन्यवाद, उसने सोचा। ये बहुत कम है। रानी ने इसे बाहर निकाल दिया।
क्या तुम निश्चित हो कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते? फिलहाल, नहीं। लेकिन अगर महारानी इतनी आभारी महसूस करती हैं, तो मुझे ये जानकर राहत मिलेगी कि अगर जरूरत पड़ी, तो मैं आपका समर्थन मांग सकता हूँ। हम खतरनाक समय में रहते हैं, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे कब मदद की जरूरत पड़ सकती है। सहमत, रॉयल्स ने एक साथ कहा। मुझे वास्तव में उसे एक फैंसी उपाधि के साथ रस्सी की उम्मीद थी। लेकिन एक आईओवीयू अगली सबसे अच्छी बात है। अगर उसे कभी हमारी सहायता की जरूरत होती है, तो हम चीजों को उसे ऋणी महसूस कराने के लिए धक्का दे सकते हैं, एक चक्र बना सकते हैं जिससे वह बचना नहीं चाहेगा, राजा मैरॉन ने सोचा। तुम जाने के लिए स्वतंत्र हो, आचार्य दिव्यांश। कर्नल, कप्तान, हमें अभी बहुत कुछ चर्चा करनी है। रानी की आवाज में दयालुता तब मर गई जब उसने दिव्यांश से अपनी टकटकी हटा दी, जो तुरंत चला गया। पर्दा उसके पीछे बंद हो गया, जिससे तंबू बाहरी दुनिया से सील हो गया। महारानी, मुझे पता है कि कल की घटनाओं के दौरान मैं तुम्हें असफल कर गया, किलियान ने कहा। लेकिन शायद ये वास्तव में एक आशीर्वाद था। दिव्यांश के बारे में कुछ ऐसा है जो मैंने अन्यथा कभी नहीं खोजा होगा। क्या तुमने ध्यान दिया कि गारिद का सामना करते समय तुमने जल और अंधेरे जादू का उपयोग किया? सोलस ने पूछा। नहीं। सच में? कैसे? मेरा विचार है कि छोटी दुनिया एक सच्चे जादूगर का काम नहीं है। ये वास्तव में मानस के प्रवाह को अवरुद्ध नहीं करती है, केवल इसे भारी बनाती है। यह ऐसा है जैसे तुमने इस पूरे समय भार पहने थे, जैसे उन मार्शल आर्ट कॉमिक्स में, और अब तुम उनके आदी हो। क्या मैं इसकी वजह से शक्तिशाली हो गया? उसने उत्साह से पूछा। तुम चाहते हो? वह हंस पड़ी। ये सिर्फ इतना है कि अब तुम थोड़ा जादू का उपयोग कर सकते हो, और मैं फिर से रूप बदल सकती हूँ। निराशा में आह भरते हुए, दिव्यांश अपने नए तंबू में घुस गया। चूंकि दूसरे ब्लॉक को आंशिक रूप से खत्म कर दिया गया था, इसलिए बहुत सारे बड़े तंबू उपलब्ध हो गए थे, और उसे रहने के क्वार्टर के रूप में एक बहुत बड़ा मिला था। उसे अपने प्लेग डॉक्टर की वर्दी में बदलना था और नानी का इलाज करने से पहले किलियान का इंतजार करना था। अगर सब कुछ उसकी उम्मीद के मुताबिक चलता रहा, तो उसे वापस अकादमी में जाने में केवल कुछ ही दिन लगेंगे। जैसे ही वह अंदर गया, एक ठंडी तेज धार उसके गले पर दबा दी गई। तीन नकाबपोश शख्सियतें सैनिकों की तरह कपड़े पहने हुए, दो महिलाएं और एक आदमी, उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके हथियार खुले और हड़ताल के लिए तैयार थे। लुतिया के दिव्यांश, तुम्हें बहुत कुछ समझाना है। सोलस ने तुरंत उनके टैटू और हथियारों से निकलने वाली मानस को पहचान लिया। वे एक बार फिर से पंजों की उपस्थिति में थे। इस जगह की सुरक्षा अभेद्य होनी चाहिए, इसके बजाय एक स्विट्जरलैंड का पनीर है। पहले गद्दार और अब ये, प्रारंभिक आश्चर्य के अलावा, दिव्यांश को पता नहीं था कि वह पहरेदारों से नाराज हो या अपने जीवन से डरा हो। चलो शांत रहें। अगर वे मुझे मारना चाहते थे, तो वे मौके पर ही मेरा गला काट देते। तब हमें मुश्किल से पता चला होगा कि मेरी त्वचा कितनी सख्त है और मेरी पुनर्योजी क्षमताएं कितनी मजबूत हैं। सोलस, बुरी खबर यह है कि उनके सभी उपकरण जादुई और बहुत तेज हैं। अच्छी खबर यह है कि छोटी दुनिया के अंदर वे सिर्फ बहुत तेज, बहुत घातक हथियार हैं। इन लोगों के पास आयामी वस्तुओं या उनके टैटू तक पहुंच नहीं है। उनके पास वह सब है जो तुम देखते हो। टैटू? क्या टैटू? दिव्यांश प्लेग पर इतना केंद्रित था, कि वह उन भाड़े के सैनिकों के बारे में विवरण भूल गया था जो कुछ हफ्ते पहले उसे लगभग मार चुके थे। सोलस ने अपने दिमाग में उनकी पिछली मुठभेड़ के मुख्य बिंदुओं को दिखाया। जो वे नहीं जानते थे वह ये था कि एक बार के लिए वरेग्रेव को दोष नहीं देना था। पंजों ने अपने पुराने संपर्कों में से एक को भ्रष्ट करने में एक छोटी सी किस्मत खर्च की थी, अब वह प्रशासन विभाग में थी। उसने उन्हें प्रामाणिक वर्दी और आईडी प्रदान की थी, अन्यथा चौकियों को पार करना असंभव होता। जादुई मुहरों और दस्तावेजों को जाली नहीं बनाया जा सकता था, और ऐसे उपकरणों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने संपर्क को इतना सोना देना पड़ा था कि वह देश छोड़ सके और बाकी जीवन विलासिता में रह सके। यह एक ऐसी राशि थी जिसने दिव्यांश के इनाम को भी पीछे छोड़ दिया था, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी, क्योंकि यह सीधे उनके ठेकेदार की जेब से आया था। मास्क के अनिवार्य उपयोग ने उनके काम को आसान बना दिया था, जिससे उन्हें दिव्यांश के तंबू का पता लगाने तक किसी का ध्यान नहीं गया।
पंजों को उसके प्लेग डॉक्टर के व्यक्तित्व के बारे में पता नहीं था, वे ग्रिफिन साम्राज्य के संकट के बारे में कम परवाह नहीं कर सकते थे। इस बार वे केवल दिव्यांश के जीवन के लिए नहीं, बल्कि जानकारी के लिए भी आए थे। उसे मारना सिर्फ केक पर आइसिंग था, उस विफलता को मिटाना जिसने अब उनके नाम को दागदार कर दिया था। यह एक निराशाजनक कदम था, क्योंकि एक बार जब दिव्यांश अकादमी लौट आया, तो उन्हें कभी भी उससे संपर्क करने का मौका नहीं मिलेगा। अपनी अकादमी के अंदर, एक हेडमास्टर के पास ईश्वर जैसी शक्तियां थीं। भले ही वे घुसपैठ करने में कामयाब रहे, उन्हें तुरंत महल को घेरने वाले अनगिनत सरणियों में से एक को सक्रिय करके लिंजोस की उंगलियों के एक झटके से खोजा और मार दिया जाएगा। अकादमी का जंगल भी एक नो गो था। एक दस्ते ने इसका पता लगाया था और केवल एक आदमी लौटा था, एक राक्षस कॉपिकोर के बारे में बड़बड़ा रहा था जिसने अपनी जीभ के क्लिक से पूरी इकाई का कत्ल कर दिया था। प्रकाश ब्लेड की एक बाधा को जारी किया था जिसने उन्हें टुकड़ों में बदल दिया था, उनके सभी बचावों को अनदेखा कर दिया था। जीवित बचे हुए व्यक्ति ने बताया कि जीव ने उसे जानबूझकर बख्शा था, ताकि एक संदेश वापस लाया जा सके। मैं शावकों के शिकार करने वाले इंसानों से तंग आ गया हूँ। अगली बार जब कोई मेरे मैदान में गड़बड़ी करेगा, तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। फिर, उसने अपनी दोनों भुजाओं को काट लिया, इससे पहले कि वह उन्हें अपने कथित गुप्त आधार में वापस भेज दे। अफसोस, संभोग का मौसम आ गया था, जिसने जंगल के भगवान को एक गुस्सा हत्या मशीन में बदल दिया था, जिसके अपने शावक थे। पंजों ने खतरे को हल्के में नहीं लिया था। निश्चित रूप से, एक आक्रामक प्रकाश मंत्र किंवदंतियों से बाहर कुछ था, कोई भी अपने दिमाग में इस पर विश्वास नहीं करेगा। फिर भी बिना अंगों वाले आदमी ने सैकड़ों मील की दूरी तय की थी, जिससे ठिकाने की सुरक्षा को दरकिनार कर दिया गया था। अगर स्कॉपिकोर को उनकी जगह पता थी और वह स्वतंत्र रूप से आ जा सकती थी, तो प्रकाश मंत्र उनकी सबसे कम चिंता थी। अगला विकल्प दिव्यांश के माता पिता को पकड़ना था, लेकिन उनकी सुरक्षा रानी के दल की 2 इकाइयों द्वारा की गई थी, उनके द्वारा उठाए गए हर एक कदम को सरणियों द्वारा संरक्षित किया गया था। वहां पंजों के जीवित बचे सदस्यों की तुलना में अधिक पुरुष तैनात थे, और उनके पास मैदान का लाभ और महीनों की तैयारी थी। जैसा कि यह बेतुका लग रहा था, संगरोध क्षेत्र उनका एकमात्र व्यवहार्य विकल्प था, जिसमें एक बहुत ही तंग समय सीमा थी। जल्द ही उनके संपर्क के गायब होने पर ध्यान दिया जाएगा, और उसके सभी काम की जांच की जाएगी, जिससे उनका कवर उड़ जाएगा। लगभग 2 सप्ताह पहले, तुम यहाँ के रास्ते में एक घात के दौरान मरने वाले थे, फिर भी तुम बच गए। तुम्हें किसने बचाया? तुम्हारे विवरण और तुम्हारे हमलावरों का क्या हुआ? चाकू दिव्यांश के गले पर दबाया गया था, लेकिन ये केवल उसके कुछ चेहरे के बालों को हटाने में कामयाब रहा। त्वचा चमड़े से सख्त थी, फिर भी लोचदार थी। महिला को कुछ खून बहाने और अपना मुद्दा बनाने के लिए टिप का उपयोग करने की आवश्यकता थी। लानत है, ये सरनी हमारे विचार से अधिक खतरनाक है। ये गैर सैन्य हथियारों को भी अपनी धार खो सकती है। यह एकमात्र व्याख्या थी जिसके बारे में वह सोच सकती थी, इसलिए उसने अपने साथियों को अपने हाथ के संकेतों के गुप्त कोड के माध्यम से खोज के बारे में सूचित किया। दिव्यांश ने देखा कि अन्य 2 ने अपने भारी जादुई चाकू और छोटी तलवारों को एक ही तरह के कम शक्तिशाली लोगों के लिए स्विच कर दिया। उनके दोनों कार्य और उनके प्रश्न उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। उस पल में, हालांकि, वह अपनी जिज्ञासा को खुश करने और समय के लिए खुश था। ये लोग लगातार हैं। उन्हें मारना बेकार होगा, दूसरे आ सकते हैं। मुझे ये पता लगाना होगा कि वे कौन हैं और वे क्या चाहते हैं। हालांकि छोटी दुनिया आत्मा जादू को अवरुद्ध करने में सक्षम नहीं थी, फिर भी सरनियां इसके प्रभावों को धीमा करने में सक्षम थीं। तात्विक जादू के विपरीत, शुद्ध मानस का प्रति से कोई प्रभाव नहीं था। इसका उपयोग टेलीकिनेसिस के एक रूप के रूप में किया जा सकता था, लेकिन इसके लिए मानस को अपने लक्ष्य तक पहुंचने और उसे ढंकने की आवश्यकता थी। छोटी दुनिया ने दिव्यांश के शरीर से बहने वाली अदृश्य मानस को एक नदी के बजाय एक कोहरे की तरह फैला दिया। इसलिए दिव्यांश को उन्हें लपेटने और स्थिति का पूर्ण नियंत्रण लेने के लिए कुछ समय चाहिए था। इस तरह के करीब की जगह में, हथियारों के साथ पहले से ही उसके महत्वपूर्ण हिस्सों के करीब, उसकी गति भी ज्यादा मदद नहीं करती थी। रानी के दल के पुरुषों और महिलाओं ने मुझे बचाया।
उन्होंने हमलावरों द्वारा बिछाए गए कायरतापूर्ण जाल के बावजूद अंत तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उसके चेहरे को ढंकने वाले मुखौटे ने पंजों को उसकी मुस्कान को फैलने से रोका, क्योंकि आत्मा जादू ने भी ऐसा ही किया। रानी का दल। चाकू पकड़े महिला घृणा में थूकने वाली थी। हम उन हारने वालों को नियमित रूप से मारते हैं। 6 मूर्खों के लिए आधे से अधिक पंजों के दल को हराना असंभव है। झूठ बोलना छोड़ो, बच्चे। हमें सच बताओ, और मैं तुम्हें एक शांतिपूर्ण मौत दूंगा। सबसे पहले, वह मेरी पंक्ति है। दूसरा, आधे से अधिक तुम कहते हो। इसका मतलब है कि एक बार जब तुम तीनों मर जाते हो, तो ये तथाकथित पंजों का दल विलुप्त हो जाता है। दिव्यांश के अचानक उत्साह ने 3 भाड़े के सैनिकों को नाराज कर दिया, ज्यादातर क्योंकि वह सही था। उन्होंने उस दिन को कभी भी शाप देना बंद नहीं किया था जब उन्होंने आचार्य लुकाट के मिशन को स्वीकार किया था। विफल घात में मारे गए लोगों और स्कॉपिकोर द्वारा कत्ल किए गए लोगों के बीच केवल मुट्ठी भर लोग ही बचे थे। उन्हें अपने नुकसान को कम करने और खरोंच से फिर से बनाने के लिए पैसे की जरूरत थी। जब तक उनकी सफलता दर निर्दोष थी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या कीमत मांगी, लोग भुगतान करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे लुकाट ने किया था। तुम बेहतर होगा कि मेरा समय बर्बाद न करो, बच्चे। अन्यथा क्या? दिव्यांश ने चाकू से दूर जाते हुए कहा। 3 ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, या बेहतर, उन्होंने कोशिश की। उनके चारों ओर मानस इतनी मोटी और मजबूत थी कि यह पिघले हुए स्टील के माध्यम से चलने जैसा था। कलाई के एक झटके के साथ, दिव्यांश ने आत्मा जादू के साथ अपने चेहरे से मास्क फाड़ दिए, उन्हें तुरंत अंधेरे ऊर्जा के फटने के साथ नष्ट कर दिया। भले ही तुम भागने में कामयाब हो जाओ, मुझे डर है कि तुम प्लेग के कारण मर जाओगे। दिव्यांश की आवाज पत्थर की तरह ठंडी थी। अब मुझे बताओ कि तुम में से कितने बचे हैं और किसने तुम्हें भेजा है। उसने अपना चाकू निकाला, उसे निकटतम पंजे की आंख की ओर इशारा करते हुए। मेरा विश्वास करो, प्लेग की तुलना में, मैं दयालु हूं। सब कुछ दिव्यांश की योजना के अनुसार चल रहा था, फिर भी सोलस बेचैन महसूस कर रहा था। ये पहली बार है जब हम छोटी दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं कि वह इतने सारे मानस का उपयोग कर रहा है। नेक्रोमेंसी ठीक थी, क्योंकि अंधेरे जादू को अवरुद्ध नहीं किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इस कलाकृति में हमारे लिए कोई और आश्चर्य नहीं है। अन्यथा स्थिति पलक झपकते ही अस्थिर हो सकती है। पंजों ने बोलने से इनकार कर दिया, इसलिए दिव्यांश ने उनके चेहरे को काटना शुरू कर दिया, केवल उन्हें ठीक करने और फिर से शुरू करने के लिए। भाड़े के सैनिकों को कोने में महसूस हुआ, न केवल वे प्रतिक्रिया नहीं कर सकते थे, बल्कि चिल्ला भी नहीं सकते थे। अगर तंबू से कोई शोर निकलता है, तो उनकी मौत सुनिश्चित हो जाएगी, लेकिन जब तक वे चुप रहते हैं, तब तक घातक जाल से बचने की उम्मीद थी। उनकी दृढ़ता के कारण भाग्य उन पर चमक गया। आत्मा जादू का उपयोग आमतौर पर छोटी दुनिया द्वारा ऊर्जा के उतार चढ़ाव, एक हानिरहित जादुई चोटी की तरह माना जाता था। हालांकि, इस तरह के पैमाने पर इसका लंबे समय तक उपयोग, सिस्टम द्वारा एक विसंगति के रूप में व्याख्या किया गया था, इसलिए इसने इसे हटाने के लिए प्रदान किया। अपने मानस भावना के माध्यम से, सोलस ने तंबू में बहने वाले अनगिनत रनों को देखा, जादुई बाधाओं को इतनी तेजी से दबा दिया कि वह मुश्किल से दिव्यांश को आसन खतरे की चेतावनी देने में कामयाब रही। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही महिला मुक्त हुई, उसने एक लात से दिव्यांश को झाड़ दिया, अपने पैरों पर चाकू पकड़ लिया, सब कुछ एक ही तरल आंदोलन में। दिव्यांश आश्चर्यचकित हो गया, अपनी पीठ की पेशकश किए बिना गिरने को समायोजित करने की कोशिश कर रहा चाकू खो दिया। वह पूरी तरह से निहत्था था जब पंजे ने अपनी बाईं आंख की ओर प्रहार किया, जिसका उद्देश्य उसके मस्तिष्क को छेदना था। अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए, दिव्यांश ने अपनी बाईं भुजा से अवरुद्ध करने का प्रयास किया। चाकू एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया, जिससे उसे एक गर्म लोहे की तरह महसूस हुआ, जिससे उसके आंतरिक मांस को ब्रांडिंग मिल रही थी। दिव्यांश दर्द के लिए नया नहीं था, उसे इसे सहन करने के लिए बस अपने दांत पीसने की जरूरत थी। उसकी दाहिनी मुट्ठी एक सांप की तरह तेजी से लगी, लेकिन अपने बेहतर प्रशिक्षण और समृद्ध युद्ध के अनुभव के कारण, पंजे ने सही समय पर इसे चकमा दिया। दिव्यांश के पो अभी भी उसकी ठोड़ी को चराने में कामयाब रहे, प्रभाव ने उसे चक्कर महसूस कराया, जिससे उसे एक चकमा से एक रोल में स्विच करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
निकट हित से पंजे का दृश्य धुंधला था। उस आखिरी सेकंड के समायोजन के बिना वह फर्श पर गिर गया होता, खड़े होने में असमर्थ। दिव्यांश उसे खत्म करने के लिए अपने पैरों पर वापस कूद गया, लेकिन अन्य दो पहले से ही उस पर थे, उसके महत्वपूर्ण अंगों के लिए लक्ष्य बना रहे थे। लानत है, बिना जादू और हथियारों के, मैं केवल अपने शरीर से अवरुद्ध कर सकता हूँ। सोलस, अगर मैं कुछ उंगलियां खो दूं तो मुझे दर्द का सामना करने में मदद करो। मेरी घड़ी पर नहीं, वह चिल्लाया। दिव्यांश केवल एक ही नहीं था जिसने अपने नए शरीर की सीमाओं का पता लगाने के लिए प्रशिक्षण लिया था। जब से वे स्कॉपिकोर के साथ अपने लगभग संघर्ष में प्रवेश कर चुके थे, उसने अपनी आकृति स्थानांतरण क्षमताओं के बारे में कई प्रयोग किए थे। इतने लंबे समय तक छोटी दुनिया में रहने के बाद, वह अपनी कुछ बाधाओं को दूर करने में सक्षम थी, अगर उसने इसमें पर्याप्त प्रयास किया। उसकी अंगूठी का रूप दिव्यांश के दाहिने हाथ को ढांकते हुए एक पत्थर का दस्ताना बना रहा था। यह नया रूप चांदी के रंग का था, जिसकी सतह पर बिजली के रनों के साथ चमक रहा था। उसे दिव्यांश के साथ अपने मानस कोर को फिर से कैसे सिंक्रनाइज करना है, इसका कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन कम से कम वह उसे कुछ सुरक्षा प्रदान कर सकती थी। दिव्यांश अपने दो हमलावरों के जितना ही आश्चर्यचकित था, लेकिन उनमें से किसी ने भी संकोच नहीं किया, अपने भावनाओं को जांच में रखा। हवा और अग्नि समलन द्वारा समर्थित दस्ताने वाले हाथ ने उन सभी हमलों को विक्षेपित कर दिया जो उसे मार सकते थे या अक्षम कर सकते थे, जबकि दिव्यांश ने पृथ्वी समलन के साथ दूसरों को टैंक किया। अपने प्राकृतिक स्थायित्व और जादुई सख्त प्रभाव के बीच, जो घाव उसने बनाए थे, वे उन्हें अनदेखा करने के लिए पर्याप्त थे। वे एक मंत्र डालने के बिना भी ठीक होने से पहले थोड़ा खून बहेंगे। पंजों के गड्ढे में एक खौफनाक सनसनी थी, जो उन्हें बता रही थी कि वे उस चीज का सामना कर रहे थे जिसने उनके साथियों को मार डाला था। दिव्यांश के हर एक ब्लॉक से उनके ब्लेड कंपन करेंगे जैसे कि वे एक चार्जिंग बेल के साथ टकराए थे। प्रत्येक हमले के साथ उनके हाथ अधिक संख्या में हो रहे थे, जिससे उनके हथियारों पर पकड़ रखना तेजी से कठिन हो गया था। वह क्या है? जादुई वस्तुओं को काम नहीं करना चाहिए, भगवान के नाम पर वह दस्ताना क्या है? एक बच्चा इतना मजबूत और तेज कैसे हो सकता है? उसके आंदोलन हर जगह हैं, लेकिन वह हमारे साथ रहने का प्रबंधन करता है। अगर हम अपने टैटू का उपयोग कर सकते हैं। पंजों के टैटू कोइन हेटोर्न की उत्कृष्ट कृतियों में से एक थे। एक सच्चा जादूगर नहीं होने के बावजूद, उसने ग्राहक की त्वचा में सीधे अपने औषधि को इंजेक्ट करने का एक तरीका पाया था, जिससे इम्प्रिंटिंग प्रक्रिया के कारण एक विचार के साथ उन्हें सक्रिय करना संभव हो गया था। हेटोर्न के चले जाने के बाद, वे उनका उपयोग करने में रूढ़िवादी होंगे, क्योंकि टैटू को फिर से भरने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन मौत के सामने, वे उन सभी को खुशी से खर्च कर देते। वास्तव में, उनकी स्थिति उतनी निराशाजनक नहीं थी जितनी कि यह लग रही थी। सावधान, समलन जादू का बहुत लंबे समय तक उपयोग न करें, अन्यथा छोटी दुनिया इसे भी पता लगा सकती है और अवरुद्ध कर सकती है। केवल छोटे फटने का उपयोग करें। सलाह के लिए धन्यवाद। हालांकि, कहने से करना आसान है। ये लोग अच्छे हैं, मेरे उन्नत सजगता के साथ भी मैं इस तरह के एक संलग्न स्थान में उनमें से 3 के लिए कोई मुकाबला नहीं हूं। तुम्हारा क्या? क्या छोटी दुनिया तुम्हें बंद कर सकती है? यह कोशिश कर सकता है। उसने कहा, मैं पहले से ही अपनी खुद की सलाह का पालन कर रहा हूं, प्रभाव से पहले केवल एक पल के लिए अपने बचाव को बढ़ावा दे रहा हूं। सोलस ने पहली बार इस तरह की चाल का इस्तेमाल किया था। दिव्यांश अपनी क्षमताओं को सूक्ष्म रूप से प्रबंधित करने की उसकी क्षमता से चकित था। वह उतनी अच्छी नहीं थी जितनी उसने खुद को बनाया था। दस्ताना रूप अपने आप में एक हताशा का कदम था, जो छोटी दुनिया के नमकीन प्रभाव से और भी कठिन बना दिया गया था। हर बार जब सोलस सही समय चूक जाता था, तो दमिश्क ब्लेड अपने पतले रूप को काट देते थे, अगर पत्थर के छोटे टुकड़े भी नहीं काटते थे। उसके लिए ये कतरन और चाकू मारने जैसा था, लेकिन वह बहादुरी से पकड़ कर रही थी। मैं सिर्फ एक चट्टान का टुकड़ा हूँ। मैं सब कुछ से ठीक हो सकता हूँ, उसने अपने दिमाग के एक छिपे हुए कोने में सोचा। दिव्यांश भी हिट होता रहा, लेकिन वह हर हमले को दोगुनी हिंसा के साथ लौटाता। 3 पंजों में से 2 महिलाएं थीं, उनके उपकरण और जादू के बिना, वे दिव्यांश के शारीरिक पराक्रम की तुलना में बच्चों की तरह थीं।
समूह का आदमी एक बहुत बेहतर स्थिति में नहीं था। दिव्यांश के निहत्थे होने के बावजूद अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ हर संघर्ष के दौरान पंजे को नए घाव और टूटी हुई हड्डियां मिलेंगी। एकमात्र कारण वे अभी भी खड़े थे, उनके कुलीन प्रशिक्षण और टीम वर्क के कारण था। दिव्यांश सिर्फ एक शौकिया था, फिर भी उसके पास सभी फायदे थे। छोटी दुनिया उसके असामान्य शरीर को प्रभावित नहीं करेगी। समलन जादू औषधि के लिए स्थानापन्न कर सकता है और सोलस एक उत्कृष्ट ढाल थी। अगर एक पंजे के भाग्यशाली शॉट के लिए नहीं तो गतिरोध लंबे समय तक चला होगा। आदमी की छोटी तलवार ने दिव्यांश के दाहिने हाथ पर भारी चोट लगी। उसकी दो साथियों ने दिव्यांश को घेर लिया था, जिससे उसे हमले को सिर पर लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। दिव्यांश ने अपनी कोहनी के त्वरित हमलों का उपयोग करके आखिरी सेकंड में महिलाओं के हथियारों को विचलित करने में कामयाब रहा, जिससे आने वाले हमले को चकमा देने या विक्षेपित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। ब्लेड ने दस्ताने को तोड़ने में कामयाब रहा, जिससे सोलस दर्द में चिल्लाया। उसे अपने कनेक्शन को मजबूत करने के लिए एक सांस का समय लगा। आखिरकार उसके सभी दुख के बारे में पता चला, वह कितना पीटा गया था। दिव्यांश के भीतर एक उबलता हुआ घृणा विस्फोट हुआ, जिसने अपने विचारों को एक लेजर की तरह केंद्रित किया, जिससे हत्या करने की इच्छा को छोड़कर सब कुछ मिटा दिया गया। आत्मा जादू बढ़ गया। छोटी दुनिया के दबाव को दूर करने के लिए दिव्यांश को अपने विरोधियों को दूर धकेलने और मौत कॉल मंत्र को ट्रिगर करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त है। अंधेरे जादू ने तंबू के रूप में संघनित किया, इससे पहले कि वह उत्परिवर्तन शुरू कर दे। अपने उन्माद में, दिव्यांश सिर्फ दुनिया की अंधेरे ऊर्जाओं के साथ अपने मानस को विलय नहीं कर रहा था, बल्कि वे भी जो उसने अपने दिमाग और आत्मा में रखी थी। मुखौटे के तहत, उसकी आंखें एक पीली रोशनी के साथ चमकती थीं, जैसे कि मशालें, पुतलियां ऊर्ध्वाधर स्लिट्स तक कम हो गईं। सोलस ने दिव्यांश के शरीर के माध्यम से अंधेरे को फैलते हुए महसूस किया, उसे शक्ति के साथ बाढ़ कर दिया। तंबू के चारों ओर बिखरे हुए पत्थर के टुकड़े मुख्य शरीर के साथ फिर से जुड़ गए, जिससे क्षति कभी नहीं हुई थी। तंबू एक काले कोहरे में बदल गए, जो अपने रास्ते पर सब कुछ नष्ट कर रहे थे। तुम्हारा क्या मतलब है, कप्तान? रानी सिल्फा ने पूछा। किलियान ने गारेथ सिटी की मौत के लिए अग्रणी घटनाओं के बारे में विवरण में बताया। रॉयल्स प्रभावित नहीं हुए थे। ये कुछ भी नया नहीं है। हम पहले से ही जानते थे कि लुतिया के दिव्यांश को मारने में कोई संकोच नहीं है। उस बेवकूफ ने इसे आने दिया। राजा मैरॉन ने कहा, ये तुम्हारी महान खोज है। हाँ, ये है। किलियान अपनी अंधापन से चकित था। निश्चित रूप से, महान जादूगर और सैनिक सिर्फ अपने आभा के साथ दुश्मन को डरा रहे हैं, एक सामान्य घटना है। लेकिन यहाँ हम एक विशेषज्ञ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बच्चे के बारे में और एक वैद्य के बारे में बात कर रहे हैं। फिर भी उसने भाड़े के सैनिकों के गिल्ड के नेता को घुटने टेकने के लिए पर्याप्त डराने का प्रबंधन किया। उसके मानस ने जो दबाव डाला, उसने मुझे और सैनिकों को बिना महसूस किए कई कदम पीछे ले लिया। उस तंबू में कोई हरा भरा नहीं था, फिर भी हमने ऐसा काम किया। इसके अलावा, मैं कसम खा सकता हूं कि तापमान कई डिग्री गिर गया। उपहार पहले से ही किलियान के शब्दों के बारे में संदेह कर रहे थे। पिछले वाक्यांश के बाद, उन्होंने उसकी विवेक पर संदेह करना शुरू कर दिया। वरेग्रेव को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पुराना दोस्त इस तरह के एक बचकाने बहाने के साथ आ रहा है। उसकी विफलता इतनी बड़ी नहीं थी। आखिरकार, किलियान ने अपनी आंखों में संदेह देखा, लेकिन उसने उसे निराश नहीं होने दिया। इसके बारे में सोचो, वह घात का एकमात्र जीवित कैसे है जिसने रानी के दल की एक पूरी इकाई के जीवन को ले लिया। वह अकेले ही प्लेग को कैसे हल कर रहा है। वह लड़ाई में कठोर दिग्गजों में डर कैसे पैदा कर सकता है। उसके शब्दों ने एक तंत्रिका को मारा। अभी भी बहुत सारे सवाल अनुत्तरित थे। मुझे लगभग यकीन है कि वह अपने असली कौशल को छिपा रहा है। मेरा मानना है कि वह सिर्फ ठीक करने से कहीं ज्यादा सक्षम है। कोई भी प्रतिभा और बहुत अभ्यास के बिना उस तरह की हत्या का इरादा जारी नहीं कर सकता है। मैं सुझाव देता हूं कि हम उसके मूल्यांकन को एस में बदल दें, लेकिन केवल शाही रिकॉर्ड में। यह विचार कि दिव्यांश मनोहर या हेटोर्न के बराबर एक प्रतिभा थी,
जिसमें इतनी कम उम्र से इतने लंबे समय तक अपने कार्य को रखने के लिए पर्याप्त धैर्य था। आगे की जांच के बिना इसे खारिज करना बहुत परेशान करने वाला था। अगर किलियान सही है, तो शायद वह वास्तव में एक जागृत व्यक्ति है। रानी ने अपने पति के साथ अपनी चिंताओं को साझा करने के लिए अपने टेलीपैथिक लिंक का उपयोग किया। सहमत हूँ। हमें लेडी टायरस से जल्दबाजी करने के लिए कहना चाहिए, वह एकमात्र व्यक्ति है जो सच्चाई का पता लगा सकता है। इस बीच उनकी बातचीत जारी रही। एक विदेशी बल दुनिया की ऊर्जा में रिसना शुरू हो गया, जिससे पूरे महाद्वीप में गूंजने वाली लहरें पैदा हुईं, जिसे केवल दुनिया के साथ तालमेल बिठाने वाले जीव ही महसूस कर सकते थे। टायरस द ग्रिफिन, सिंहासन कक्ष के ठीक नीचे, लीगेन द ड्रैगन, उत्तर से, और सालाक द फीनिक्स, दक्षिण से, उन सभी ने अपने सिर को उस दिशा में बदल दिया जहां शिविर बसा हुआ था। शायद ही कभी उनकी जिज्ञासा को कुछ ऐसा करने में सक्षम होता है, और जब वे एक दूसरे से बात करना चाहते थे तो दूरी कोई बाधा नहीं थी। यह एक जागृत व्यक्ति नहीं है, न ही कोई व्यक्ति एक लीच बनने का प्रयास कर रहा है। टायरस ने विचार किया, और निश्चित रूप से यह एक घृणा एक एल्ड्रिच में बदल रहा है, नहीं एक राक्षस एक अभिभावक में विकसित हो रहा है। मैंने पहले ऐसा कुछ भी कभी नहीं देखा है, सालाक ने कहा। लीगेन को जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा गया था, लेकिन स्पष्ट था। ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ देता है, तो नरक क्या है? अगर वह बताती कि गोरगोन साम्राज्य की जादू महारानी बनने से पहले, वह विनम्र मूल की सिर्फ एक दूसरी दर की जादूगरनी थी, तो कोई भी माइलिया गैनिस पर विश्वास नहीं करता। जो चीज माइलिया को उसके साथी छात्रों से अलग करती थी, वह ये थी कि भले ही उसे बड़ी अकादमियों में से एक में स्वीकार करने के लायक नहीं माना गया था, फिर भी उसने जादू की अनंत क्षमता में विश्वास करना कभी बंद नहीं किया था। जब से वह एक बच्चा थी, उसने साम्राज्य के मागी की कहानियों को पढ़ा था जब तक कि वह उन्हें दिल से नहीं जानती थी। उनमें से कई का एक अस्पष्ट अतीत है, उन्हें अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों के लिए कचरा माना जाता था, जब तक कि उन्हें महानता का रास्ता नहीं मिल गया। उन्होंने जो कुछ भी खोजा, मैं भी इसे पा सकता हूँ। प्रतिभा सिर्फ जन्मजात नहीं है, तुम्हें इसे विकसित करना होगा। मेरी सीमाओं के माध्यम से तोड़ने का एक तरीका होना चाहिए, उसने सोचा। इसलिए, माइलिया ने अपनी पसंद की कहानियों का अनुसरण करने का फैसला किया, बजाय इसके कि वह एक मामूली नौकरी स्वीकार करे, जैसे कि उसने भाग लिया, लाल बेसिलिस्क, मामूली अकादमी से अन्य स्नातक। माइलिया ने मागी के गृहनगर का दौरा नहीं किया, न ही उसने अपनी आत्मकथाओं में दर्ज स्थानों के माध्यम से यात्रा की। देवता जानते हैं कि कितने लोग उन स्थानों के माध्यम से यात्रा करते हैं। अगर कोई सुराग कभी था, तो ये पहले से ही ज्ञात होगा। सबसे खराब स्थिति, पहली बार उनके विरासत को खोजने वाले ने उन्हें अपने लिए ले लिया, उसने सोचा। इसलिए, माइलिया ने अफवाहों और किंवदंतियों पर सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया, उम्मीद है कि कहावत सच्चाई का कनेल मिलेगा। इसके बजाय, उसे जो मिला, वह पर्यटक जाल और धोखे थे, जिनकी लागत उसकी बचत का अधिकांश हिस्सा थी, और एक से अधिक अवसरों पर, लगभग उसका जीवन। महीनों की बेकार यात्रा के बाद, उसने 10 किलोग्राम से अधिक, 22 पाउंड खो दिया था, व्यक्तिगत स्वच्छता और मानव जाति के प्रति उसके अधिकांश विश्वास की देखभाल की। वह एक सुंदरता नहीं थी, लेकिन एक ताज़ा और भोली 16 साल की लड़की के पास कुछ पुरुषों के लिए एक मजबूत आकर्षण था, और चूंकि उसने अकेले यात्रा की थी, इसलिए माइलिया को अक्सर एक आसान शिकार माना जाता था। कम से कम जब तक उसने एक जादूगरनी होने का खुलासा नहीं किया, और अपने हमलावरों को कुरकुरे और अच्छी तरह से भुना हुआ छोड़ दिया। एक दिन, उसने एक शापित पहाड़ के बारे में सुना, जहां से कोई भी कभी नहीं लौटा। कुछ अफवाहों ने एक गुफा में रहने वाली एक दुष्ट आत्मा के बारे में बात की, दूसरों ने कहा कि पहाड़ की ढलानों पर नीदरलैंड के लिए एक प्रवेश द्वार था। जब उसने ऐसी जगह का दौरा करने में अपनी रुचि व्यक्त की, तो किसी ने भी उसके साथ जाने की पेशकश नहीं की और स्थानीय लोगों ने माइलिया को हतोत्साहित करने की कोशिश की। उसके अनुभव में, यह एक प्लस था। इसका मतलब था कि वास्तव में कुछ था। एक उड़ान मंत्र के साथ गंतव्य तक पहुंचना बच्चों का खेल साबित हुआ। राक्षसों का कोई निशान नहीं था। पक्षियों ने जोर से चिल्लाया, जबकि फौन और गिलहरी निडरता से करीब आ जाएंगी, जिससे वह उन्हें तब तक गले लगाने देगी जब तक कि वे नए आगंतुक में रुचि नहीं खो देते।
आसपास की वनस्पति इतनी रसीली थी कि माइलिया ने सोचा कि यह सबसे विस्तृत शरारत होनी चाहिए जिसे उसने कभी सहा था। शापित से अधिक, जगह एक परी कथा से बाहर लग रही थी। गुफा सादे दृष्टि में थी, इसका नेतृत्व करने वाला निशान खरपतवार से साफ था, क्योंकि इसका अक्सर उपयोग किया जाता था। एक बार जब वह करीब आ गई, तो उसकी रीढ़ के नीचे एक कांटा चला गया। गुफा पूरी तरह से धनुषाकार थी, जबकि दीवारें और फुटपाथ प्राकृतिक होने के लिए बहुत चिकनी थीं। जिज्ञासा उसके बेहतर हो गई, इसलिए रास्ते को रोशन करने के लिए एक मंत्र को सक्रिय करने के बाद माइलिया अंदर चला गया। गलियारा ऊंचा नहीं था, लगभग 2 मीटर 6 फीट 7 इंचेस ऊंचा, और इतना संकीर्ण था कि एक बार में केवल एक व्यक्ति ही गुजर सकता था। उसने खुद को शांत करने के लिए उन विवरणों पर ध्यान दिया। जो कोई भी वहां रहता था वह बहुत बड़ा नहीं हो सकता था, और अगर उसे भागने के लिए मजबूर किया गया था, तो इस तरह के एक संलग्न स्थान में अधिक संख्या में या घिरे होने की समस्या नहीं थी। सुरंग कई 100 मीटर के लिए नीचे की ओर फैली हुई थी, और जब वह आखिरकार अंत तक पहुंची, तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी। माइलिया अपने गृहनगर से बड़ी एक पुस्तकालय में थी। यह एक एकल गोलाकार कमरा था, जिसमें कई मंजिलों पर फैली हुई किताबों की अलमारियां थीं, जो सीढ़ियों और जादुई लिफ्टों द्वारा जुड़ी हुई थीं। पुस्तकालय के गुंबद में एक कांच की छत थी, जहां से माइलिया सूरज को देख सकती थी, क्योंकि पहली मंजिल में एक लकड़ी में बाहर की ओर जाने वाले कांच के दरवाजे थे। पूरी बात का कोई मतलब नहीं था, उसे भूमिगत होना चाहिए था। माइलिया ने अपनी उड़ान मंत्र का उपयोग करके पुस्तकालय का पता लगाने के लिए अपने संदेहों को दूर कर दिया। टॉम्स और स्क्रॉल विषय द्वारा व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित किए गए थे। उनके बीच उसने अज्ञात भाषाओं में लिखी प्राचीन किताबें, पौराणिक ग्रिमोइरे जो इतिहास में खोए हुए थे, और यहाँ तक कि उसके अकादमी की पाठ्यपुस्तकों जैसी हाल की किताबें भी मिलीं। फिर, उसकी आंखों ने मैगस लोक्रा सिल्वरविंग ग्रिमोइरे शिलालेख के साथ एक किताब की रीढ़ से मुलाकात की, जिसे सुनहरे अक्षरों में नक्काशी किया गया था। उसने इसे बाहर निकाला, एक यादृच्छिक पृष्ठ खोला और यह खोज की कि यह कोड में नहीं लिखा गया था। उसने अपने सबसे प्यारे मैगस से सीखने की कोशिश करते हुए कई सोफे में से एक पर बैठे अगले घंटे बिताए, आधुनिक जादू के अग्रदूत। फिर भी एकमात्र चीज जो वह समझ गई, वह ये थी कि उसके सभी अध्ययनों और सिल्वरविंग की मौत के बाद जादुई प्रगति की सदियों के बावजूद, मैगस की बुद्धि अभी भी माइलिया की पहुंच से परे थी। माइलिया वास्तव में स्मृति चिन्ह के रूप में कुछ किताबें लेने के लिए लालच में थी। भले ही मैं अपनी जादुई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए असमर्थ साबित हो जाऊं, मैं हमेशा उन्हें बेच सकता हूं और जीवन के लिए बच सकता हूं। इन पुस्तकों में से सिर्फ एक शायद पूरे लाल बेसिलिस्क अकादमी से अधिक के लायक है, उसने सोचा। अंत में, हालांकि, उसने ग्रिमोइरे को वापस रखने और खाली हाथ छोड़ने का फैसला किया। भले ही मैं उन्हें बेचने में कामयाब रहा, मारे जाने के बजाय, वे गरीब किताबें सिर्फ कुछ धूमधाम वाले बेवकूफ की ट्रॉफी बन जाएंगी। यहाँ, इसके बजाय, वे मेरे जैसे किसी की मदद कर सकते हैं, लेकिन अधिक प्रतिभा के साथ, अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए। अच्छी तरह से सोचा, इंसान। इससे पहले कि वह उस आवाज के मालिक को खोजने के लिए मुड़ सकती, माइलिया के चारों ओर की जगह धुंधली हो गई, जिससे वह घर के मालिक के सामने झपकी ले रही थी। नया कमरा पिछले वाले जितना बड़ा था, लेकिन किताबों की अलमारियों के बजाय ये सोने, प्लेटिनम और कीमती पत्थरों से भरा था, जिनमें से सबसे छोटा उसकी मुट्ठी जितना बड़ा था। इनगॉट्स, सिक्के और गहने बेतरतीब ढंग से ढेर हो गए थे, छोटे पहाड़ बना रहे थे, जिसमें खजानों के एक शाब्दिक पहाड़ को घेर लिया गया था, जिसके ऊपर सबसे बड़ा प्राणी था जिसे उसने कभी देखा था। लीगेन का रूप इतना बड़ा था कि माइलिया के लिए अपने पूरे शरीर को देखना असंभव था। ड्रैगन के काले तराजू एक टॉवर ढाल से बड़े और मोटे थे। माइलिया का पूरा शरीर मुश्किल से उसके पंजों में से एक का आकार था। वह प्राणी की पीली आंखों से अपनी टकटकी नहीं हटा सकी, पुतलियां एक ऊर्ध्वाधर भट्ठा, एक बिल्ली के समान थीं। उसकी दिल की धड़कन बहरा कर रही थी, जबकि सांस लेने का सरल कार्य उसकी पीठ पर आराम करने वाले विशाल झिल्लीदार पंखों की कोमल वक्रता को नोटिस करने के लिए पर्याप्त था। मुझे खेद है, उसने अपनी व्यथा पर ध्यान देने के बाद कहा। मैं लगभग भूल गया कि इंसान कितने नाजुक हैं। शोर रुक गया, और हवा भी रुक गई।
तुम मेरे घर में आए हो और एक अतिथि के रूप में काम किया है, और यह एक इनाम के लायक है। तुम जानवर को मारने के लिए एक धर्मी उन्माद में यहाँ नहीं पहुंचे, न ही एक लुटेरे के रूप में काम किया, ज्ञान को वह सम्मान दिया जो वह योग्य है। अब जब डर उसके शरीर को छोड़ रहा था, तो माइलिया अपने सिर पर हड्डी के उभार को नोटिस कर सकती थी, जो एक मुकुट जैसा दिखता था, और उसकी पीठ पर आराम करने वाले विशाल झिल्लीदार पंखों का कोमल वक्र। मेरे घर में एक चीज चुनो, चाहे वह धन, ज्ञान या एक हथियार हो, इसे लेना तुम्हारा है। मुझे ज्ञान चाहिए, उसने बाहर निकलने से पहले कहा कि ड्रैगन ने अपना विचार बदल दिया। लीगेन ने संतुष्टि में हंसा, ये वास्तव में एक दिलचस्प साथी था। एक किताब का नाम बताओ, और ये तुम्हारा होगा। मैं एक किताब नहीं चाहता। मुझे जो ज्ञान चाहिए वह तुम्हारा है। कृपया, मुझे सिखाओ कि मैगस कैसे बने। लीगेन चकित था, ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने भविष्यवाणी नहीं की थी। तो ऐसा ही हो, उसने सिर हिलाया। अगले महीनों में, लीगेन ने माइलिया को जागृत लोगों का रहस्य सिखाया। इतिहास में बहुत कम मैगी जागृत नहीं थे। इसके पीछे का सिद्धांत सरल है, लेकिन इसे प्राप्त करना अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक मानस कोर कितना मजबूत है, ये पता लगाने के लिए एक प्रवाह उत्पन्न नहीं कर सकता है। जागृत होने का एकमात्र तरीका, हमारे चारों ओर की दुनिया की ऊर्जा को समझने में सक्षम होना है, और इसे अपने अंदर बहने देना है। माइलिया अपनी आंखें बंद करके, अपनी आंखों को बंद करके बैठे थे, जबकि लीगेन उसके चारों ओर कर्ल्ड हुआ था, प्रेरणा के माध्यम से दुनिया की ऊर्जा की एक विशाल मात्रा को इकट्ठा कर रहा था। एन प्रेरणा का उसका संस्करण। मैं सादगी के लिए उन शब्दों का उपयोग करूंगा जिन्हें तुम पहले से ही जानते हो, उसके लिए इसे समझना आसान बनाने के लिए। एक जागृत व्यक्ति बनने के केवल दो तरीके हैं, उसने समझाते हुए कहा, उसका स्वर माइलिया को अपनी सांस लेने के दौरान पालन करने के लिए एक ताल दे रहा था। पहला, खुद से दुनिया की ऊर्जा को महसूस करना है। ये घटना बहुत ही असंभावित है, जब तक कि तुम ज्ञान की स्थिति तक नहीं पहुंचते। दुनिया की ऊर्जा के सामान्य से बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में एक जगह पाते हैं, या तुम एक नवजात शिशु हो। नवजात शिशु खाली चीजें हैं। माँ उन्हें जीवन देती है, दुनिया उन्हें मानस देती है। अगर केवल उन्हें सिखाया जा सकता था, तो एक जागृत व्यक्ति बनाना आसान होगा। दूसरा तरीका, मेरे जैसे एक अभिभावक द्वारा जागृत होना है। इस तरह मेरे पुराने दोस्त टायरिस और सालाक अपने नए खिलौने बनाते हैं, जिससे उन्हें शक्ति मिलती है, लेकिन ज्ञान नहीं। मैं उनसे अलग हूँ। मुझे अब किसी भी देश की परवाह नहीं है। उन्होंने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने बदले में उन्हें छोड़ दिया। माइलिया वास्तव में ये जानना चाहता था कि लीगेन किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन वह अपना ध्यान खोने से डरती थी। गोर्गों साम्राज्य को आग में मर सकता है जिसके लिए मुझे परवाह है। मैं इसे आग नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं इसे बुझाऊंगा भी नहीं। लेकिन मैं डाइग्रेस करता हूँ। एक जागृत व्यक्ति केवल दुश्मन अन्य जागृत व्यक्ति हैं, चाहे वे इंसान हो, जादुई जानवरों से विकसित हो, या इससे भी बदतर घृणा हो। ठीक उसी तरह जैसे हम, घृणा सभी प्रकार और रूपों में आए, ठीक उसी तरह जैसे अभिभावक पैदा होते हैं, इसलिए वे एल्ड्रिच में विकसित होते हैं। सबसे खतरनाक घृणा वे हैं जो एक उपयुक्त शरीर पर कब्जा करने का प्रबंधन करते हैं, चाहे वह सबसे अच्छाया मानव हो। यहाँ तुमसे सावधान रहना होगा। घृणा ज्यादातर लालच से पैदा होने वाले प्राणी हैं। जब कोई अपने शरीर को अपनी सीमाओं से परे धकेलता है, तो इसे नष्ट कर देता है। अधिकांश प्राणियों के विपरीत, घृणा केवल जागृत लोग नहीं हैं जो गलत हो गए हैं। मैंने घृणा से लड़ा है और नष्ट कर दिया है जो केवल बड़बड़ाते हुए बोलते थे। दूसरों को पता नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ था, उनके पास मानसकोर या दुनिया की ऊर्जा की कोई अवधारणा नहीं थी। वे बस ऐसे ही पैदा हुए थे। जो मुझे निश्चित रूप से पता है, वह यह है कि एक बार जब एक घृणा पैदा होती है, तो 3 संभावित परिणाम होते हैं। सबसे आम ये है कि घृणा मर जाती है, या तो पोषण की लंबी कमी के कारण या क्योंकि यह मारा जाता है। वे बिना ध्यान दिए जाने के लिए बहुत अधिक नुकसान का कारण बनते हैं, इसलिए इंसान या जानवर आमतौर पर अपनी क्षमताओं को नियंत्रित करने के लिए सीखने से पहले उनका शिकार करते हैं। दूसरी संभावना यह है कि घृणा अपने रूप को स्थिर करने और अपनी इंद्रियों के हिस्से को फिर से हासिल करने के लिए पर्याप्त दुनिया की ऊर्जा को जब्त कर ले।
उन्हें सशक्त घृणा कहा जाता है, और वे अपने युवाओं की तुलना में बहुत अधिक खतरनाक हैं। वे जादू का ठीक से उपयोग कर सकते हैं, अपनी भूख को एक डिग्री तक नियंत्रित कर सकते हैं और हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं, या कम से कम जब तक वे नष्ट नहीं हो जाते। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी एक भौतिक शरीर की कमी है, जो उन्हें मिश्रण करना असंभव बनाता है। उन्हें जीवित रहने के लिए छिपाना पड़ता है, फिर भी वे दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाने का प्रबंधन करते हैं, जिससे जीवित रहने के लिए अपने मानस को खत्म कर दिया जाता है। अंतिम और सबसे दुर्लभ परिणाम एक घृणा के लिए एक उचित मेजबान खोजने के लिए है, जो अपने रूप को स्थायी रूप से स्थिर करने और भूख पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। उन्हें कठपुतली घृणा कहा जाता है, और वे सबसे खतरनाक हैं। वे आमतौर पर अपनी ही प्रजाति के किसी व्यक्ति का शिकार करते हैं, इसलिए एक जानवर जानवरों को लक्षित करेगा, एक पौधा एक और पौधा। आदर्श शरीर हाल ही में मृत है, टकसाल की स्थिति में, और घृणा से पहले की तुलना में मजबूत है। एक मृत शरीर में कोई मानस कोर नहीं होता है, जिससे घृणा के लिए बसना आसान हो जाता है। एक जीवित शरीर पर कब्जा करना संभव है, लेकिन ऐसे मामले में, जब तक मेजबान जीवित है, तब तक दो कोर नियंत्रण के लिए लड़ेंगे, जिससे जादू का उपयोग करना असंभव हो जाएगा। तारांकन शरीर की स्थिति और ताकत इसे कठपुतली को शामिल करने में सक्षम होने की आवश्यकता से संबंधित हैं। इन आवश्यकताओं के बिना, यह अराजक ऊर्जाओं द्वारा फाड़ दिया जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे पुराना। जब तक एक कठपुतली अपनी आग्रह को नियंत्रित करने में सक्षम है, तब तक ये किसी का ध्यान नहीं जाता है। उनकी पहचान करने का एकमात्र तरीका प्रेरणा का उपयोग करना है और भ्रष्ट ऊर्जाओं की उपस्थिति की जांच करना है। वे प्रकृति में हाइब्रिड हैं, जिससे उन्हें अद्वितीय और अप्रत्याशित क्षमताओं को विकसित करने की अनुमति मिलती है। सशक्त और कठपुतली दोनों एल्ड्रिच घृणा में विकसित हो सकते हैं। उनकी शक्तियां बेहतर राक्षसों के समान स्तर पर हैं, जैसे कि स्कॉपिकोर, वाइवरन्स या ट्रेंट्स। माइलिया दिन के हर पल लीगेन की आवाज सुनने के आदी हो गए थे, यहां तक कि अब वह स्नान कर रहा था। ड्रैगन ने उससे अपने भोजन, पढ़ने के समय और बाथरूम के ठहराव के दौरान सांस लेने की ताल रखने की मांग की। माइलिया ज्ञान के लिए उत्सुक थी, उसके सिर में आवाज ने पहले दिनों के बाद उसे परेशान करना बंद कर दिया था। इंतजार करें। मुझे लगा कि एल्ड्रिच अभिभावकों के भ्रष्ट समकक्ष थे। तुम जानते हो, अच्छे बनाम बुराई। क्या तुम कह रहे हो कि वे तुमसे कमजोर हैं? लीगेन ने इस तरह के ढोंगी विचार पर हंस दिया। अच्छा, बुराई। यह एक मानव अवधारणा है कि दुनिया ने कभी परवाह नहीं की और कभी नहीं करेगी। और ईमानदार होने के लिए, नहीं तुम इंसान वास्तव में करते हो। तुम सिर्फ धर्मी शब्दों के साथ अपने मुंह को भरना पसंद करते हो, इससे पहले कि तुम अपने रिश्तेदारों को खिलाओ जो बदला लेने के लिए बहुत कमजोर हैं। मेलिया ने इस तरह के क्रूर टिप्पणी से अपमानित महसूस किया, लेकिन फिर उसे मदद के लिए मिले सभी नकली प्रस्तावों, सभी दुख और दर्द को याद आया जो उसकी तरह लाभ या खुशी के नाम पर खुद पर लगाया गया था। तो उसने विषय बदल दिया। ठीक है, जानना अच्छा है। एक अभिभावक घृणा भी सोचने के लिए बहुत डरावनी है। कोई एक अभिभावक कैसे बनता है? उसने पूछा। यह एक जटिल सवाल है। क्या तुम जानते हो कि तुमने अकादमी में जो जादू सीखा है और जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, उसके बीच क्या असली अंतर है? मेलिया ने शैम्पू लगाते हुए अपना सिर हिलाया। मानव जादू स्वार्थी है। तुम अपने दम पर सब कुछ करने की कोशिश करते हो, केवल उस मानस का उपयोग करते हो जो तुम्हारा शरीर रखता है। यही कारण है कि तुम पहले शक्तिशाली मंत्रों का उपयोग नहीं कर सके, क्योंकि तुम्हारा मानस कोर बहुत कमजोर था। मानव जादू दुनिया की ऊर्जा के साथ अपने संबंध को मजबूर करता है, जिससे एक मंत्र को कास्ट करना आसान हो जाता है, लेकिन ऐसा करने के लिए एक महान आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। अब, इसके बजाय, मैंने तुम्हें कोर को मजबूत करने और दुनिया के मानस को उधार लेने का तरीका सिखाया। ये केवल बाहों का उपयोग करके कुछ उठाने और अपनी बाहों, पैरों और पीठ का समन्वय करते हुए करने के बीच का अंतर है। यह एक ऐसा गुण है जो मानव जाति के पूरे जीवन में व्याप्त है, ठीक उसी तरह जैसे सत्ता के लिए घृणा की वासना। यही कारण है कि तुम सच्चे जादूगर बन सकते हो, यहाँ तक कि मैगी में भी विकसित हो सकते हो, लेकिन इससे पहले कि तुम में से एक अभिभावक बन गया। एक बनने के लिए, तुम्हें दुनिया को स्वीकार करना होगा, और दुनिया को तुम्हें वापस स्वीकार करना होगा।
केवल ग्रह ने तुम्हें क्या दिया है, उसे वापस देकर दुनिया के क्लेशों को पार करना और अभिभावक राज्य तक पहुंचना संभव है। माइलिया ने अपने गुरु के तिरस्कार पर कहा, वास्तव में, और तुमने दुनिया को क्या दिया? एक विशाल खस्ताहाल। वे दोनों दिल से हंसे। वे हर गुजरते दिन के साथ एक दूसरे के शौकीन हो रहे थे। ये बताने की तुलना में दिखाना आसान है। क्या तुमने स्नान करना समाप्त कर दिया है, या मुझे एक और झरना निकालना होगा? जब तुम हो चतुर। गर्म हवा का एक अचानक झोंका उसे सूख गया, उसे एक सफेद रेशम रोमन टोगा के साथ कवर कर रहा था, जिसमें एक गहरी नेकलाइन और साइड स्लिट्स थे, जिसने उसके अधिकांश पैरों को उजागर कर दिया था। यह क्या चीज है? यह इतना प्राचीन लगता है। माइलिया एक घास के मैदान में पशुधन के लिए दिखाई दिया था। लीगेन के डैन में अनगिनत कमरे थे, कुछ इतने बड़े थे कि यह अपनी दुनिया में होने जैसा लग रहा था। आयामी जादू की ड्रैगन की महारत ने उसे पहाड़ की गुफा को एक महाद्वीप में फैलाने की अनुमति दी। दिन में वापस, जब लोग मुझे एक देवता मानते थे और मैंने उन्हें मेरी पूजा करने दी, तो यह मेरी पुजारियों की मानक पोशाक थी। यह एक सुंदर युवा लड़की द्वारा फिर से पहने हुए देखकर उदासीन महसूस होता है। अपने मानस कोर के लगातार शोधन, अशुद्धियों की सफाई और लीगेन के घर के खाना पकाने के लिए धन्यवाद, माइलिया का रूप छलांग और सीमा से बेहतर हो गया था। उसे संदेह था कि उसकी खुद की माँ उसे अब पहचानना आसान नहीं होगा। वाह, मैंने तुम्हें कभी भी इस तरह के एक पेरव के लिए नहीं लिया होगा। अरे, मैं प्राचीन हूँ, मरा नहीं हूँ। तुम्हारे सवाल पर वापस, बच्चे। क्या तुम जानते हो कि गोर्गों साम्राज्य का नाम क्यों रखा गया है? बेशक, उसने सिर हिलाया। गोर्गोन्स राक्षसों की एक हिंसक जाति थे, जिसने हमारी भूमि को प्लेग किया, जिससे जीवित को पत्थर में बदल दिया गया। फिर, इससे पहले कि साम्राज्य को एकीकृत किया गया था, हमारे पूर्वजों ने पाया कि उनकी त्वचा और हड्डियां अडामेंट से बनी थी, जो सबसे मजबूत धातुओं में से एक थी। जानवरों को मारने के बाद, उन्होंने बाद में साम्राज्य के शस्त्रागार के रूप में जाना जाता है। उन हथियारों और कवच के बिना, गोर्गों साम्राज्य कभी पैदा नहीं हुआ होगा। गोर्गों साम्राज्य की नींव गोर्गों के मांस और हड्डियां हैं। लीगेन ने घृणा में अपनी जीभ पर क्लिक किया। प्रचार। इस तरह तुम सच्चाई के इतने करीब एक झूठ बनाते हो। वे फिर से विकृत हो गए, जो दूरी में गायों के झुंड जैसा लग रहा था। माइलिया ने पाया कि वे गाय बिल्कुल नहीं थे। उनकी पुतलियों के बिना लाल आंखें थीं, और उनकी त्वचा कुछ ऐसी थी जो अपारदर्शी पन्ना जैसी दिखती थी। उन्होंने ड्रैगन, न ही लड़की पर प्रतिक्रिया नहीं दी, आलसी रूप से घास चर रहे थे। क्या वे तुम्हें हिंसक लगते हैं? मेलिया ने उनकी अजीब त्वचा को सहलाने में संकोच नहीं किया। ये पत्थर जैसा लगा, लेकिन स्पर्श करने के लिए गर्म और लोचदार था। वे जीवित प्राणी थे, पत्थर के निर्माण नहीं। क्या ये गोर्गोन्स? हाँ, लीगेन ने उसके लिए सवाल पूरा किया। कृपया, घास को करीब से देखो। मेलिया घुटने टेक दिया, ये खोज कर कि राक्षसों की सांस के तहत घास कड़ी और चमकदार हो गई, और यह ऐसी धातु थी जिसे गोर्गोन्स वास्तव में खा रहे थे। असली कहानी थोड़ी अलग है। गोर्गोन्स जादुई जानवरों की एक दुर्लभ उपप्रजाति हैं, जो साम्राज्य के कुछ क्षेत्रों में ही पैदा होती हैं। यदि बैल या गाय बहुत कमजोर है, तो एक टायज बैल प्रकार का जादुई जानवर में विकसित होने के बजाय, वे एक गोर्गो बन जाते हैं। गोर्गोन्स केवल अडामेंट खाते हैं, और यही कारण है कि वे घास को अडामेंट में बदलने में सक्षम हैं। दिन में वापस, इससे पहले कि डेवरॉस की खोज की गई थी, यह आदमी को ज्ञात सबसे कठिन और दुर्लभ धातु थी। जब तुम्हारे पूर्वजों ने गोर्गोन्स की खोज की, तो उन्होंने उन्हें नस्ल किया, और एक बार जब उनके पास पर्याप्त धातु थी, तो उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि गोर्गोन्स लगभग विलुप्त हो गए। तो हाँ, गोर्गों साम्राज्य की नींव सचमुच गोर्गों के मांस और हड्डियां हैं। मेलिया चकित था। लेकिन क्यों? इतिहास की सदियों उसकी आंखों के सामने क्रम्बलिंग कर रहे थे। क्योंकि उन्हें डर था कि दूसरे उनके एकाधिकार को चुरा सकते हैं। और क्योंकि अगर कोई और हथियार का उत्पादन किया गया था, तो वे अपने बाजार मूल्य को खो चुके होंगे। तुम्हें कैसे पता? मेलिया ने अभी भी ऐसी कहानी पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। क्योंकि मैं वहां था। जब मैंने अभी भी साम्राज्य के बारे में एक शर्त दिया, तो मैंने उन्हें गोर्गोन्स के बारे में बताया।
मैंने उन्हें अडामेंट को कैसे जाली करना सिखाया, और फिर मुझे कत्ल का प्रदर्शन करना पड़ा। तुमने उन्हें क्यों नहीं रोका? अन्य अभिभावकों के विपरीत, मैं स्वतंत्र इच्छा में विश्वास करता हूँ। जब तुम्हारे पूर्वजों ने ग्रिफिन साम्राज्य के जन्म के बाद मेरी मदद मांगी, तो मैंने उन्हें अपनी बुद्धि की पेशकश की, मेरी शक्ति नहीं, और उन्होंने स्वीकार किया। और फिर उन्होंने मेरी शिक्षाओं को धोखा दिया। लीगेन की आवाज गड़गड़ाहट की तरह दहाड़ती है, उसके क्रोध ने कई डिग्री का तापमान बढ़ा दिया। क्या तुम पहले से ही नहीं समझते? मेरा पुस्तकालय, जानवर, इस डैन में सब कुछ वही है जो मैं दुनिया के लिए हूँ। मैं हर चीज और हर किसी का रखवाला हूँ जिसे अपने समय से पहले छोड़ दिया गया है। मैं इन सभी गलतियों को सही करूंगा, लेकिन केवल जब समय पका हो और लोग भी हों। क्या तुमने गोरगोन्स के लिए साम्राज्य को छोड़ दिया? क्या यह अन्यायपूर्ण क्रूरता का एक कार्य था? मेलिया विश्वास नहीं कर सकता था कि उसका देश ऐसे कारण के लिए एक सक्रिय अभिभावक के बिना एकमात्र था। नहीं, एक प्रजाति विलुप्त हो रही है, शायद ही कोई नवीनता हो। मैं छोड़ गया क्योंकि जब लोकरा सिल्वरविंग ने अपनी विरासत को छोड़ दिया और जादू फिर से पैदा हुआ, तो सम्राट ने समानता का पीछा करने के बजाय दास कौल के उपयोग को प्राथमिकता दी। मैं कभी भी साम्राज्य में शामिल नहीं हुआ क्योंकि मुझे महिमा या धन की परवाह थी। यहाँ तुम जो कुछ भी देखते हो वह मेरा है। मैंने इसे भूले हुए शहरों और डूबे हुए जहाजों से ओवरटाइम एकत्र किया। मैंने कभी चोरी या लूटपाट नहीं की। मैंने इन चीजों को बचाया जैसे मैंने तुम्हारे लोगों को बचाने की उम्मीद की थी। वादा ये था कि मेरे ज्ञान के बदले में वे एक निष्पक्ष समाज का निर्माण करेंगे, जिसका दीर्घकालिक लक्ष्य सभी के लिए समान अधिकार था। इसके बजाय उन्होंने एक बार फिर से आसान तरीका चुना, अपने ही लोगों को धोखा दिया, मुझे आखिरी बार धोखा दिया। नागराज के साम्राज्य के काले अध्यायों में से एक था गुलामों के लिए इस्तेमाल होने वाले पट्टे। मीलिया उम्र में भले ही छोटी थी, लेकिन इतनी नादान नहीं थी। वह लीगेन की हरकतों पर शायद ही कोई दोष लगा पाती, खासकर जब वह जानती थी कि अगर हालात न सुधरे तो उसे भी वैसा ही पट्टा पहनना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद उसे अपने सबसे बड़े डर के बारे में ड्रैगन से पूछने की हिम्मत मिली। लीगेन, भूत प्रेत जैसे हिंसक राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या वे जादुई जानवरों का असफल विकास हैं, या उन्हें इंसानों ने बनाया है? कुछ किताबें पढ़ने के बाद ये सवाल उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। अपने गुरु को इंसानों के प्रति रोष में देखकर मीलिया को अपने ही लोगों पर ज्यादा से ज्यादा शक होने लगा था, खासकर जब उसे पता चला कि कुछ दुर्लभ अपवादों को छोड़कर मरे हुए इंसानों को इंसानों द्वारा ही बनाया गया था। उनमें से कुछ, हाँ, इंसानों ने जादुई जानवरों से उनकी जादुई शक्तियों को छीनने की कोशिश में अनगिनत प्रयोग किए हैं, जिससे वेयरवॉल्फ जैसे प्राणी पैदा हुए हैं। और अमरता की खोज में मरे हुए इंसान सिर्फ एक गलती थे। तुम जिनकी बात कर रही हो, उन्हें हम गार्जियन, पतित कहते हैं। ये वो प्रजातियां हैं जिन्होंने विकास के गलत रास्ते पर चलकर अपनी ज्यादातर जादुई शक्तियों को खो दिया है। अगर मुझसे पूछो तो इंसान भी यही कर रहे हैं। तुम क्या सोच रही थी? मैं उम्मीद कर रही थी कि वे दुष्टों का काम थे, ताकि वे मानव जाति को नष्ट कर सकें और दुनिया पर राज कर सकें। वह शर्म से लाल हो गई। ये बात जोर से कहने के बाद अब उसे बहुत बेवकूफी भरी लग रही थी। लीगेन ने उस पर हल्के से मुस्कुराया और अपनी एक विशाल उंगली से मीलिया के सिर पर थपकी दी। बच्ची, खुद को धोखा मत दो। दुनिया तभी खतरे में होती है जब तुम जैसे छोटे लोग ऐसा तय करते हैं। दुष्ट प्राकृतिक जादुई आपदाएं हैं, वे किसी के खिलाफ साजिश नहीं रचते, न ही उन्हें दुनिया पर राज करने की परवाह है। वे सिर्फ अपने अस्तित्व की परवाह करते हैं, ठीक तुम्हारी तरह। 2 साल बाद, मीलिया ने लीगेन की मान छोड़ दी, नए कपड़ों और एक लबादे के साथ जो उसे सिर से पैर तक ढके हुए था। उसका माना कोर अब पीला नहीं, बल्कि चमकीला नीला था, और जैसे ही उसका शरीर बदलावों के साथ पूरी तरह से ढल जाता, वह इसे बैंगनी करने के लिए तैयार हो जाती। अपने शरीर की ज्यादातर अशुद्धियों को बाहर निकालने के बाद, वह ज्यादातर जादुई जानवरों से तेज, मजबूत और ज्यादा टिकाऊ हो गई थी। उसके इस भेष बदलने का कारण ये था कि इन सालों में केवल उसका माना कोर ही नहीं बदला था। जब वह आई थी, तो वह 1.52 मीटर 5 की एक दुबली पतली लड़की थी, जिसके बाल घुंघराले थे, लेकिन जब वह बाहर निकली,
तो वह 1.75 मीटर 5 फीट 9 इंचेस की एक महिला थी, जिसके बाल लंबे और सुनहरे थे और उसके शरीर में 20 किलो 44 पाउंड का वजन भी सही जगहों पर बढ़ गया था। मीलिया शानदार नहीं थी, लेकिन वह फिर भी एक सुंदरी थी। 100 मील की दूरी को एक बार में तय करने पर भी उसे आराम की जरूरत थी और वह घर जाते समय कोई हत्याकांड नहीं करना चाहती थी। अपनी उपलब्धियों की वजह से वह केवल 23 साल की उम्र में नागराज साम्राज्य की जादू परिषद में शामिल हो पाई और उसकी सबसे कम उम्र की सदस्य बन गई। 27 साल की उम्र में उसे जादू की महारानी का ताज पहनाया गया और उसका शासन शुरू हुआ। नागराज साम्राज्य दिव्यांश को शिविर में बुलाए जाने से एक हफ्ता पहले 1 महीने से ज्यादा की बेकार की जांच के बाद मीलिया के जासूसों को कंधार की स्थिति के बारे में जानकारी मिली थी। एक बहुत ही संक्रामक महामारी के अस्तित्व ने उसकी आक्रमण की योजनाओं को विफल कर दिया था। रिपोर्टों में इसे ऐसा बताया गया था जो तर्क और प्रकाश जादू के सभी नियमों को तोड़ता था, यहां तक कि उसके सबसे अच्छे हील भी चकित रह गए थे। इस समय हमला करना आत्महत्या के बराबर था। अगर महामारी मृतकों के माध्यम से फैल सकती थी, तो श्वेत गरुड़ नगर राज्य संक्रमित लाशों का इस्तेमाल करके साम्राज्य ने सालों तक जिन जादूगरों की सेना को प्रशिक्षित करने में खर्च किया था, उसे अब तक के सबसे महंगे फील्ड अस्पताल में बदल सकता था। उनकी जगह अगर मीलिया होती, तो वह भी यही करती अगर वह घिर जाती। जब तक महामारी को रोका गया, यह उनकी समस्या थी, उसे इसे अपनी समस्या बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जहां तक मीलिया को पता था, वह साम्राज्य में अकेली जागृत थी। लीगेन ने दूसरों को बनाने से मना कर दिया था और उसे किसी पर इतना भरोसा नहीं था कि वह अपने रहस्य उन्हें दे सके। अगर रानी और उसकी सेवा में 7 अन्य जागृत लोगों ने अभी तक संकट को हल नहीं किया था, तो मीलिया को डर था कि अगर उसके पड़ोसियों के नियंत्रण से स्थिति बाहर निकल गई तो क्या होगा। उसे इलाज खोजने का भरोसा था, उसके गुरु ने उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया था। समस्या ये थी कि इसमें कितना समय लगेगा, और जब वह अनुपलब्ध होगी तो महामारी साम्राज्य को कितना उजागर कर देगी। इस कारण से उसने सभी सीमाओं पर सेनाओं को वापस बुलाने का आदेश दिया और सभी बेहतरीन चिकित्सकों, हीलरों और कीमियागरों को जरूरत पड़ने पर तैयार रहने के लिए सतर्क किया। वह रिपोर्टों को चोरी किए गए मेडिकल फाइलों के साथ बार बार पढ़ती रहती थी, संक्रमण की प्रकृति को समझने की कोशिश करती थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नकली जादूगर अविश्वसनीय स्रोत थे, सच्चाई का पता लगाने का एकमात्र तरीका था कि वह खुद एक संक्रमित की जांच करे, या उस व्यक्ति को पकड़ ले जिसने ये सब गड़बड़ी पैदा की थी। जहां पनाह कैदी को जब आप चाहें आपके पास लाने के लिए तैयार है। मीलिया ने एक आह के साथ अपने सहायक की ओर सिर हिलाया। उसने हेमो को पकड़ने के बाद उसकी सावधानीपूर्वक तलाशी लेने का आदेश दिया था। मीलिया ने भविष्यवाणी की थी कि प्रतिभाशाली कीमियागर अपने गृह नगर को छोड़ देगी और 3 महान देशों के आसपास के छोटे राज्यों में से एक तक पहुंचने की कोशिश करेगी। ऐसे स्थान पर उसकी क्षमताओं की बहुत सराहना की जाएगी, जिससे हेमा को अपनी जिंदगी को फिर से बनाने और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखने की अनुमति मिलेगी। रक्त रेगिस्तान से गुजरना आत्महत्या थी, केवल जनजातियां ही तूफानों और राक्षसों से बचने के सुरक्षित रास्ते जानती थीं, और अगर वे उसे पकड़ लेते, तो हेमा उम्मीद कर सकती थी कि मौत सबसे अच्छा अंत होगा। उसका एकमात्र विकल्प नागराज साम्राज्य से गुजरना था, सीमा तक पहुंचने के लिए घूस देना था। हेमा को अपने अनुभव से पता चला था कि साम्राज्य नगर राज्य की तुलना में बहुत कम भ्रष्ट था, और वहां पहुंचने के कुछ ही घंटों के भीतर उसे पकड़ लिया गया था। कोइन हेमा ने सिंहासन कक्ष में कदम रखा, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे हथकड़ी से बंधे थे, और उसके टखनों को उसकी कमर से जंजीर से बांध दिया गया था। अपने प्रयोगों पर काम करने में बिताए अनगिनत घंटों ने उसकी पीठ को झुका दिया था, जिससे उसे छड़ी के बिना चलना मुश्किल हो गया था। वह कम से कम 70 साल की लग रही थी, उसके बाल एकदम सफेद थे जो छोटे थे। यात्रा और कैद के बावजूद उसके कपड़े साफ सुथरे थे। जिस चीज ने मीलिया को सबसे ज्यादा चौंकाया, वह उसकी आंखें थीं। हेमा का चेहरा झुर्रियों से भरा था, जो एक मकड़ी के जाले जैसा था, लेकिन उसकी आंखें युवा और ऊर्जा से भरी थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे ठंडी और निर्जीव थीं, जैसे कि वही नियंत्रण में थी।
मीलेया ने जीवन दृष्टि के साथ उसकी ओर देखा और कई जादुई वस्तुओं की खोज की जो पहचान से बच गई थीं। बाद में वह ये तय करने के लिए उनकी जांच करेगी कि क्या हिमा की प्रतिभा दोषी थी या उसके सेवकों की अक्षमता। जहां पनाह, आप वास्तव में उतनी ही सुंदर हैं जितनी अफवाहें कहती हैं। हिमा ने अपनी आवाज में ईर्ष्या छिपाने की कोशिश भी नहीं की। मीलेया 30 साल से ज्यादा की थी, फिर भी वह अपनी 20 साल से एक दिन भी ज्यादा की नहीं लगती थी। अपनी चापलूसी रहने दो। मुझे साबित करो कि तुम साम्राज्य के लिए उपयोगी हो सकती हो और तुम जीवित रहोगी, वरना मैं तुम्हें वापस भेज दूंगी। मीलेया ने बालकनी की ओर इशारा किया। हिमा ने उसकी बातों पर ठहाका लगाया और घृणा से थूक दिया। तुम इतनी बेवकूफ नहीं हो सकती, अगर तुम महारानी के पद तक पहुंच गई हो तो बच्ची। जो कुछ भी तुम जानती हो, वह मुझे तुम्हारे साम्राज्य से 100 बार सुरक्षित रास्ता देने के लिए काफी होना चाहिए, अगर तुम मुझसे यहाँ रहने के लिए भीख न मांगो। मीलेया ने अपनी उंगलियों को झटक दिया। हिमा को एक कपड़े की गुड़िया की तरह आत्मा जादू से उठा दिया और उसे चलने की गति से बालकनी के करीब कर दिया। अचानक हिमा को इतना भरोसा नहीं महसूस हुआ, वह अपनी जिंदगी को हर चीज से ज्यादा महत्व देती थी। रुको, मैं तुम्हें ऐसे घोल दे सकती हूँ जो किसी भी आदमी की इच्छा को तोड़ सकते हैं। ऐसे परजीवी जो सबसे शक्तिशाली जादूगर को मांस का एक ढेर बना देते हैं। ऐसे छिपे हुए हथियार जिनका पता नहीं लगाया जा सकता है। क्या ये काफी नहीं है? एक और झटके और हेमा ने हिलना बंद कर दिया। जो कुछ भी तुम मुझे दे रही हो, वह गुलामी के नए रूप हैं, ऐसी बीमारियां जो एक देश को तबाह कर सकती हैं। ऐसे उपकरण जिनका इस्तेमाल सबसे नीच मूर्ख भी एक शक्तिशाली जादूगर को मारने के लिए कर सकता है। इन चीजों में से कोई एक भी दुनिया को तबाह कर सकती है, जैसा कि हम जानते हैं। मीलेया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हथियार इंसानों को नहीं मारते, इंसान मारते हैं। मैं सिर्फ एक कारीगर हूँ, मैं इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ कि दूसरे मेरी रचनाओं के साथ क्या करते हैं। यही तुम गलत हो। मीलेया भड़क गई। तुम परिणामों के बारे में सोचे बिना बनाती हो, जो भी उन्हें खरीद सकता है, उसे तुम दुर्स्वप्न बेचती हो। नियंत्रण के बिना शक्ति सबसे बड़ी पागलपन है। भोली मूर्ख, मेरी मदद से तुम दुनिया पर राज कर सकती थी। इसके बजाय तुमने अपने दयनीय आदर्शों के लिए मरना चुना। हिमा ने अपनी जीभ से अपने एक दांत को दबाया और अपने मुंह से जहरीली सुइयों की एक बौछार निकाली। हर एक को एक छोटे से सरनी से जादुई बनाया गया था जो उसे हवा के जादू को अनदेखा करने की अनुमति देगा। मीलेया ने बस अपना हाथ उठाया, उन सभी को हवा में रोक दिया, जैसे कि समय रुक गया था। हिमा अभी भी सदमे में थी। जब सुइयां मुड़ गईं और फिर से दौड़ गईं, उसे मौत के घाट उतार दिया। मीलेया ने हेमा की लाश और सामान को व्यक्तिगत रूप से नष्ट कर दिया। ऐसे राक्षस की विरासत को जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। नागराज साम्राज्य, जिस दिन लिथ ने 3 फाल्कोन्स को मार डाला। तुम इतनी ध्यान से खिड़की को क्यों देख रही हो? मीलेया ने पूछा। क्योंकि कुछ अज्ञात हो रहा है, और यह हम गार्जियन को चकित कर रहा है। लीगेन ने अपने पंजे वाले उंगली से फ्रेम पर थपकी दी। मीलेया के महारानी बनने के बाद, वह उसे साम्राज्य को दूसरा मौका देने के लिए मनाने में कामयाब हो गई थी। सौदे वही थे जो अतीत में थे, ज्ञान, शक्ति नहीं, बदले में जो भी कानून या नियम वह समय के साथ लागू करना चाहता था। अज्ञात कैसे? मीलेया अपने गुरु को लगभग सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान मानती थी, उसके लिए कुछ अज्ञात होना अच्छी खबर नहीं हो सकती थी। इसे खुद देखो। लीगेन के मानव रूप वाले हाथ ने उसके माथे को छुआ, जिससे वह उसकी दृष्टि को साझा कर सकी। बहुत दूर, श्वेत गरुड़ नगर राज्य के अंदर कहीं, दुनिया की ऊर्जा हिंसक रूप से एक छोटी आकृति में रिस रही थी, जबकि छोटी आकृति अंधेरे का एक स्तंभ उत्सर्जित कर रही थी जिसे दुनिया ने अपना मान लिया था। यह एक दुनिया की मुसीबत की शुरुआत है। किसी को दुनिया ने मान्यता दी है और उसकी पेशकश स्वीकार कर ली गई है। कोई गार्जियन बन रहा है। मीलेया इस विचार पर लगभग चौंक गई। हे भगवान, नहीं, इसके करीब भी नहीं, लेकिन यह एक शुरुआत है। हर साल अनगिनत मुसीबतें होती हैं, और वे विफलता में समाप्त हो जाती हैं। जो चकित कर रहा है वह यह है कि अंधेरा एक दुष्ट का विशिष्ट है, लेकिन यह नहीं है। मुसीबत वही है जो आमतौर पर जानवरों के साथ होती है, लेकिन यह नहीं है। ये जो माना खींच रहा है वह मानव लगता है, लेकिन यह नहीं है।
मीलिया उसकी बात समझ गई। तो तुम इसके बारे में क्या करने जा रही हो? कुछ नहीं। जो कोई भी है, वह मुश्किल से तुमसे ज्यादा मजबूत है जब तुमने मुझे पाया था। साथ ही, मुझे परवाह नहीं है कि यह क्या करता है, जब तक यह मेरे क्षेत्र में गड़बड़ी नहीं करता। ये टायरा की समस्या है, मेरी नहीं। श्वेत गरुड़ नगर राज्य, लित का तंबू। जब से मुसीबत शुरू हुई थी, फाल्कन्स को असहनीय दर्द हो रहा था। अंधेरा जो उन्हें घेरे हुए था, वह उनकी जीवन शक्ति को नहीं खा रहा था जैसा कि उसे करना चाहिए था, अगर यह उनकी जीवन अवधि को छीन रहा था। वे हर गुजरते सेकंड में दशकों तक बूढ़े हो गए, उनके नाखून और बाल बेतुकी लंबाई तक लगातार बढ़ते रहे। कृपया, रुक जाओ। महिलाओं में से एक ने एक कर्कश आवाज में भीख मांगी, उसका शरीर एक मम्मी की लाश की तरह सूख गया था और पतला हो गया था। चुप हो जाओ और मरो। लिथ ने जवाब दिया, ऊर्जा की नाड़ी को और भी मजबूत कर दिया। उसे अब जानकारी, उनकी संख्या या ठेकेदार की पहचान की परवाह नहीं थी। वह चाहता था कि वे सभी मर जाएं, चाहे वे युवा हों या बूढ़े, कुलीन हो या आम आदमी। वह मानव जाति के पागलपन से तंग आ गया था, एक सफाई की जरूरत थी। उसे जाने बिना, दुनिया ने उसकी पुकार पर ध्यान दिया था, और पेशकश पर विचार कर रही थी। ऊर्जा उसके चारों ओर एकजुट हो गई, एक आभा में जो एक बहुत बड़ी आकृति जैसी थी, जो आग और परछाइयों में लिपटी हुई थी, जिसके हाथों में पंजे थे और पीठ पर पंख थे, इससे पहले कि वह बिखर जाए। फाल्कोन्स का कोई निशान नहीं बचा था। ऊर्जा का तूफान उतनी ही तेजी से गायब हो गया जितनी तेजी से आया था, जिससे लिथ और सोलस चकित रह गए। सड़न की तीखी गंध और उसके एक बार फिर से फटे हुए कपड़ों के अलावा, लिथ के तंबू में जो कुछ हुआ था उसका कोई निशान नहीं था। सोलस का दस्ताना पूरी तरह से उसकी सभी चोटों से उबर गया था, और अब शक्ति से भरपूर था। यह क्या है? मृत्यु आह्वान को इस तरह काम नहीं करना चाहिए। यह एक पूरी तरह से अलग जादू जैसा था। खैर, जो कुछ भी है, तुम भी एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति लग रहे थे। तुम्हारी आंखें अमानवीय हो गईं, और जब ऊर्जा प्रवाह अपने चरम पर पहुंच गया, तो तुम्हारा पूरा शरीर उसके ताल के अनुसार स्पंदित होने लगा। तुम एक सोलस उस राक्षस जैसी आकृति का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं खोज पाई जो लगभग लिथ के साथ मिल गई थी। चीज में बदल गए, लेकिन भगवान का शुक्र है कि बहुत देर होने से पहले सब कुछ रुक गया। लिथ को ऐसे बदलावों की कोई याद नहीं थी, लेकिन सोलस की यादों की जांच करके, वह ठीक से देख पाया कि क्या हुआ था। उसकी आंखें पीली होने के बाद, अंदर से एक लंबवत स्लिट पुतली के साथ चमकने लगी, उसके चारों ओर की अंधेरी आभा ने एक भौतिक रूप ले लिया था। परछाई के तंबुओं के बजाय, उसके शरीर ने पन्ना की लपटें छोड़ी थीं, जबकि तंबू में परछाइयों ने कथित तौर पर जीवन ले लिया था, लपटों के साथ फाल्कोन्स पर हमला कर रही थीं। परिणाम दुखद रूप से अचूक था। संयुक्त हमले से कुछ भी नहीं बचा था, यहाँ तक कि हथियार भी नहीं, जिससे वह अपनी परेशानियों के लिए खाली हाथ रह गया। लिथ ने ऐसा कभी अनुभव नहीं किया था, इसलिए वह फर्श पर पालथी मारकर बैठ गया, जवाबों की तलाश में ताजगी को सक्रिय कर दिया। उसने पहले अपने शरीर को स्कैन किया, फिर मानाकोर को, ये पता लगाया कि कुछ भी नहीं बदला था। फिर, उसने सोलस पर भी यही किया, लेकिन परिणाम वही रहे। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि यह सिर्फ एक सपना लग रहा था। फिर भी वह पहले से कहीं ज्यादा खाली महसूस कर रहा था, जैसे उसने कुछ सार्थक पकड़ा था और जागने के एक सेकंड बाद ही उसे भूल गया था। उसने उन ऊर्जाओं और संवेदनाओं को जगाने की कई बार कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पहले से कहीं ज्यादा भ्रमित होकर, उसने अपनी प्लेग डॉक्टर की वर्दी पहन ली। किलियान अब किसी भी सेकंड में आ जाएगा, और लिथ इलाज के आखिरी चरणों को खत्म करने और अपनी जिंदगी में वापस आने के लिए उत्सुक था। उनकी मजबूत, लगभग दोस्ती जैसे बंधन के बावजूद, टायरा को यह पसंद नहीं आया कि लीगेन ने उनके संचार चैनल को खुला छोड़ दिया था, जबकि वह अपने नए शिष्य के साथ विसंगति पर चर्चा कर रहा था। न केवल इसलिए कि उसने उसके खर्च पर सालार की हंसी को ट्रिगर किया था, बल्कि इसलिए भी कि इसने एक नस को छुआ था। विसंगति उसके क्षेत्र में थी, जिससे उसके पहले से ही भारी काम के बोझ में एक और जिम्मेदारी जुड़ गई थी। उसकी तरह, वह पिछले सदियों से शांति से नहीं सोई थी, उसने अपने देश की सभी समस्याओं को दरकिनार कर दिया था और केवल तभी कार्रवाई की थी जब कुछ बड़ा हुआ था।
न तो उसके पास सालार की तरह अपने विषयों पर एक अच्छा नियंत्रण था, जिससे वह अपने कुछ कर्तव्यों को भरोसेमंद जागृत लोगों को सौंप सके। गार्जियन के रूप में उसकी भूमिका रखना या हावी होना नहीं था, ये बदलाव को चिंगारी देना था। टायरा ने श्वेत गरुड़ नगर राज्य के एकीकरण को ट्रिगर किया था, दूसरों को इसके उदाहरण का पालन करने और सदियों से चल रहे युद्धों को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया था। उसने लोहरा सिल्वरविंग को सच्चा जादू सिखाया था, जिसने बदले में इसे ऐसे रूपों में ढालने में कामयाबी हासिल की थी जिन्हें साधारण लोग इस्तेमाल कर सकते थे। एक जबरदस्त ज्ञान फैला रहा था जिसने लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया था। हर गुजरती सदी के साथ, वह तौलिया फेंकने और सिर्फ अपने काम से काम रखने के लिए ज्यादा प्रलोभित हो रही थी। सीधे हस्तक्षेप किए बिना एक देश को सही दिशा में ले जाना, जबकि संतुलन बनाए रखना एक विशाल कार्य था। महामारी खुद इस बात का सबूत थी कि उसकी स्थिति कितनी निराशाजनक थी। उसने व्यक्तिगत रूप से इसका ध्यान नहीं रखा था क्योंकि उसे परवाह नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उसकी थाली पहले से ही भरी हुई थी। हाल के वर्षों में टायरा ने श्वेत गरुड़ नगर राज्य में दिखाई देने वाले दुष्टों की संख्या में वृद्धि देखी थी। आमतौर पर वे जागृत लोगों की तुलना में दुर्लभ थे, लेकिन अब वे मशरूम की तरह बाहर निकल रहे थे, हर साल 2 या 3 भी, घटना के प्राकृतिक होने के लिए बहुत तेज। उत्पत्ति बिंदु हमेशा नगर राज्य की सीमाओं के पास थे, जहां उसकी इंद्रियां अपने सबसे कमजोर थीं, ताकि टायरा को केवल तभी पता चले जब बहुत देर हो चुकी थी। उसे विश्वास था कि वह श्वेत गरुड़ नगर राज्य के एकमात्र लक्ष्य होने के पीछे के मुड़े हुए तर्क को समझ गई थी। लीगेन को परवाह नहीं होती, जबकि सालार, अपने सेवकों की बदौलत, टायरा की तुलना में खतरे के स्रोत को तेजी से पा लेती। कोई गार्जियन की शक्तियों और संसाधनों का परीक्षण करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन टायरा को पता नहीं था कि क्यों। वह अपने सहयोगियों से मदद मांगना पसंद करती, लेकिन गार्जियन बहुत प्रादेशिक थे। भले ही उनमें से हर एक ग्रह के सबसे बड़े महाद्वीप के 1/3 की देखरेख करता था, ये कभी भी काफी नहीं था, वे मुश्किल से एक दूसरे को बर्दाश्त कर पाते थे। विसंगति सिर्फ एक छोटा आलू था। चरित्र, स्थान और शक्तियों की सूची। मुख्य पात्र, दिव्यांश। अन्य पात्र, राज पिता एलिना, माँ अलिजा, बड़ी बहन ओरपल, बड़ा भाई त्रिवन, भाई तिस्ता, बहन नानी, दाई हीलर, लीला, शिष्या घनश्याम, शिष्य पुनीत, शिष्य हेमा, किमियागर जतन, विशाखा, रफीक, आनंद, कीला, जादौन, मंथन, सिंह। स्थान, लुतिया गांव, लुस्ट्रिया काउंटी, ग्रिफिन साम्राज्य, नागराज का साम्राज्य, श्वेत गरुड़ नगर राज्य, त्रवन के वन, रक्त रेगिस्तान, कंधार, श्वेत गरुड़ अकादमी। शक्तियां, स्तर, शिष्य स्तर, साधक स्तर, आचार्य स्तर, ऋषि स्तर, महायोगी स्तर, दिव्य सम्राट स्तर। तो दोस्तों, ये था आज का सफर जेएस नॉवल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मजा आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए जेएस नॉवल वर्ल्ड की अद्भुत दुनिया के साथ।